सारी रात डेरे पर गुजारने के बाद वो सुबह 4 बजे हवेली आया था और अब 4 घंटे आराम करने के बाद वो फिर से नेक्स्ट सीन से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया था। अपनी वजाहत से भरपूर शख्सियत की वजह से वो सब लड़कियों के दिलों में धड़कन बन कर धड़कता था। कोई एक बार उसे देख लेती तो उसकी शख्सियत में मुस्माइश होकर रह जाती थी। गोरा रंग, चेहरे पर दाढ़ी, काली गहरी आंखें जिनकी एक जिप से कईयों के दिल धड़क उठते थे। वो वजाहत का शिकार था, मगरूर सा, बस अपनी मनवाना जानता था, किसी और की मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। रहम की भीख मांगते थे सब उससे, लेकिन वो बेरहम था, सफाक शख्सियत का मालिक। वो शहाना वो शहाना चाल चलता हुआ खाने की मेज की तरफ बढ़ा था। एक कुर्सी खींचते अभी बैठा ही था कि मुलाजमा ने जल्दी से खाना लाते वहां पर खड़े मुलाजिम को दिया था, जिसने जल्दी जल्दी खाना टेबल पर लगाना शुरू किया था। उसे लड़कियों का बिलावजह मर्दों के सामने आना नहीं पसंद था, इसीलिए खाना बनाती तो औरतें ही थीं, लेकिन मेज पर मर्द मुलाजिम ही खाना लगाते थे। शजर, मेरे शेर, कहाँ जाने की तैयारी है? इतनी देर से तो घर आए हो और अब जल्दी जा रहे हो? 2 घड़ी अपनी माँ के पास भी बैठ जाया करो। मोरे ने उसे देखते नाराजगी का इजहार किया था। मोरे, आप भी कैसी बातें करती हैं? मैं मर्द हूँ, कोई औरत तो हूँ नहीं जो घर पर टिक कर बैठूं। घर पर टिक कर बैठना औरतों का अच्छा लगता है, मर्दों का नहीं, इसलिए बिला वजह हमेशा ही एक ही बात ना किया करो। उसने खाना खत्म करते शेर खान को इशारा किया था, जिसने इशारा मिलते ही बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी और बाहर खड़ी जीप स्टार्ट की थी। पीछे उसकी मोरे खाली कुर्सी को और उस रास्ते को तकती रह गई थी जहां उसे उनका चश्मो चराग इस वक्त दिया था। उन्होंने दिल से दुआ की थी कि काश उसकी जिंदगी में कोई ऐसी वजह आ जाए जिसकी वजह से वो घर पर वक्त गुजारे ना कि बाहर। ये सोचती उन्होंने आखिरी नज़र उठाकर उस रास्ते को देखा और मायूसी से किस बावर्ची खाने का रुख कर लिया, ताकि अपने लख्ते जिगर के आने से पहले उसके लिए अच्छा खाना बना सके। आज शजर खान ने गांव के बाग का चक्कर लगाना था। काम तो कुछ खास ना था, लेकिन उसे घर पर बैठना बिल्कुल भी गवारा ना होता था। उसका मानना था घर में बस औरतों के लिए हया, मर्दों के लिए घर बस रात के वक्त के लिए ही होता है। रास्ते में जहां जहां से वो गुजर रहा था, लोग खड़े होकर उसे सलाम कर रहे थे, जिनका जवाब वो देना जरूरी ना समझता था। बाग के करीब जब गाड़ी रुकी तो उसने काली कार खड़ी में मौजूद अपने उसने काली खेड़ी में मौजूद अपने पांव जमीन पर रखे थे और वहां खड़े एक शख्स ने आगे बढ़ते अपने कंधे से चादर उतारते उसके पांव साफ किए थे। शजर एक नज़र उसे देखे बगैर आगे की तरफ बढ़ गया था, जबकि शेर खान उसके पीछे पीछे था। ये बाग बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ ज्यादातर लोगों का आने की इजाजत ना थी, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में अक्सर यहाँ की सैर को कोई ना कोई आ जाता था, लेकिन अपनी मौजूदगी में वो किसी का साया भी बर्दाश्त ना करता था। इससे पहले कि आगे बढ़ता उसे एक आंचल लहरता हुआ नजर आया था। वहां कोई लड़की खड़ी थी जो शायद अकेली थी। न जाने उसके दिल में क्या समाई, उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, एक छोटी सी लड़की जिसने 2 अपने बालों की पोनियां बांधी हुई थी वो उसके तरफ बढ़ी। उसके बाद जो गुफ्तगू उनके दरमियान हुई उसे सुनकर वो शेर तैश में आ गया था। वो छटाक भर की लड़की उसके बारे में क्या क्या बोले जा रही थी। उसके ही गांव में रहते उसकी जमीन पर खड़ी वो उस वक्त उसको ही बुरा भला कह रही थी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ। वो भागती हुई आई थी और अब घुटनों पर हाथ रखे अपने सांस को हमवार करने की कोशिश में हल्कान खजस्ता से मुखातिब हुई थी। तो तुम्हारे पीछे कौन लगा हुआ है जो इतना तेज भाग कर आ रही हो? आराम से आ जाती, बताया तो था तुम्हें कि मैं भाग जा रही हूँ। फिर भी तुम्हारा ये बचपना खत्म नहीं होता, थोड़ा तहम्मुल से काम लिया करो। अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। वो एक हाथ से अपने आंचल को सर पर जमाते हुए यहाँ वहां देखते अपने दुपट्टे के एक सिरे को अपने दांतों में फंसाए अपना आधा चेहरा ढाक चुकी थी। मुझे तहम्मुल का पाठ बाद में पढ़ा लेना, पहले चलो यहाँ से। मैंने आते हुए सुना है कि आज छोटे सरकार बाग आने वाले हैं, उससे पहले वो यहाँ पहुंचे। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम तो जानती ही हो वो कितने खतरनाक है। खनस्सा ने अपनी बड़ी बहन को अपनी तरफ से तो राज की बात बताई थी, लेकिन वो शायद जानती नहीं थी इसकी बहन को इस सब से परवाह ही कब थी। वो तो अपनी करने वालों में से थी। इस वक्त भी उसे खनस्सा की बात को नाक पर से मक्खी की तरह उड़ा दिया था। होंगे वो तुम्हारे छोटे सरकार, एक नंबर का मगरूर शख्स है वो। पता नहीं तुम लोग
کیوں اتنا ڈرتے ہو اس سے؟ ایسے لوگوں کو اگر منہ توڑ جواب نہ دیا جائے تو ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور وہ اپنی طاقت کا بے جا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جیسے لوگوں پر حکومت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ سب ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ ہم غلام بننا چاہتے ہیں یا اسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دے کر ان پر اپنی ہمت واضح کرتے ہیں۔ انسان میں کم سے کم اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ کسی اور کے لیے نہ صحیح لیکن اپنے لیے آواز ضرور اٹھائے۔ وہ بولتے ہوئے ایک بار پھر اپنے آنچل کو سر پر اٹکا گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی کہ پیچھے سے کسی نے اس کے بازو کو پکڑتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن تو مقابلے کھڑے چھوٹے سرکار کو دیکھتے ہی وہاں سے گھر کی طرف بھاگی تھی تاکہ اپنے باپ کو مدد کے لیے بلا سکے۔ خجستہ جو اس اچانک عمل کے لیے تیار نہیں تھی، بے ساختہ کسی سخت چٹان نما سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں بج رہی تھی۔ سر پر سلیقے سے سجا ہوا دوپٹہ سرکا تھا اور منہ میں دبا پلو بھی چھوٹا تھا۔ گھنے بالوں کی چوٹی لہرا کر اس کے کندھے پر آئی تھی۔ اس نے اپنی پلکوں کی جھالر اٹھائی تھی اور اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے بعد نفرت اور کراہت کے آثار نمایاں ہوئے تھے، جن کو دیکھتے مقابلے کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے جوں ہی بازو پکڑ کر کھینچا تو اپنے مقابلے اس پری پیکر کو دیکھ کر وہ تھوڑی دیر پہلے ہوئی اپنی بے عزتی سب بھول چکا تھا۔ ابھی وہ اس کی نوکھی خوشبو میں ہی کھویا ہوا تھا جب اس نے جھکی پلکیں اٹھائیں تو شجر اس سے پہلے ان میں کھو جاتا۔ اسے ان آنکھوں میں اپنے لیے حقارت اور نفرت کے تاثرات نظر آئے جن کو دیکھتے اسے عجیب سی بے سکونی محسوس ہوئی۔ اس نے اس ایک پل کے لمحے سے خود کو آزاد کروایا اور اب شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم نے اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ میرے سامنے میری ہی زمین پر کھڑی ہو کر میرے خلاف جو فضول گوئی کر رہی ہو اس کا میں نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا، ورنہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس نے اس کے بازو پر گرفت اور مضبوط کی تھی کیونکہ وہ خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد میں مصروف تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کا۔ میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ وہ حال کروں گی، یاد رکھو گے؟ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ چھٹاک بھر کی ہو اور مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اس نے دانت میں ابروئیں اچکائی تھی۔ خجستہ نے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے اس کے ہاتھ پر دانت گاڑے تھے۔ اپنا ہاتھ آزاد کرتے ہی اس نے دوپٹہ صحیح کرتے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ شجر کو اس لڑکی سے اس عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ اس نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بامشکل قابو کرتے نفرت اور غصے سے لال بھنور کا چہرہ لیے اس کی طرف دیکھا تھا جو آنکھوں میں تمسخر لیتے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنی یہ آوارہ گردی اور غنڈہ گردی کہیں اور جا کر دکھانا۔ تم جیسا مغرور اور اپنی دولت کے نشے میں چور شخص عزت اور بے عزتی میں فرق نہیں جان سکتا۔ جو میری کیا ہے یہ اس کا انجام تھا جس کے تم حقدار ہو۔ آج کے بعد اپنی گندی نظر میری طرف کرنا بھی مت۔ میں دب کر چپ ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ دو کھا لوں گی لیکن ایک ماروں گی ضرور۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کی عزت اور بے عزتی اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہونے گھٹیا عمل سے تم نے بے عزتی کا مزہ تو چکھ ہی لیا ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتی تنفر سے وہاں سے جا چکی تھی جبکہ شجر کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ مجھے رات تک اس لڑکی کے بارے میں سب معلومات چاہیے۔ اسے تو یہ تھپڑ بہت بھاری پڑے گا۔ ایسی جگہ ماروں گا کہ نہ مردوں میں شمار ہوگی نہ زندوں میں۔ اس نے غصے سے ہونے والے قدم باغ کے پیچھے موجود ڈیرے کی طرف بڑھائے تھے۔ حقے کو منہ لگاتے ہوئے اس لڑکی کے انجام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے لیے جہنم چن لی تھی۔ اب شجر تو قبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس کا غصہ تھا کہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے شیر خان کو اشارہ کیا تھا جس نے اس کے پالے ہوئے پالتو کتوں کو ایسے سامنے کیا تھا جن کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس باغ کے آس پاس کی فضا چیخ و پکار سے گونج اٹھی تھی۔ شجر خان کے شکاری جنگلی کتوں نے دو جوان لڑکوں کا ایسا حال کیا تھا کہ دیکھنے والے کی روح لہس جاتی۔ پورے گاؤں والے یہ سب دیکھتے ڈر و خوف سے کانپ رہے تھے، لیکن جب یہ بات اسد خان کو پتہ لگی تو ان کا سینہ اور چوڑا ہو گیا تھا۔ یہی سب تو وہ اپنے جانشین سے چاہتے تھے جو بس اپنی کرے باقیوں کی نہ سنے، اور آج شجر خان بالکل ویسا ہی بن چکا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کسی کی اولاد موت کے منہ میں جا چکی یا کوئی بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اسے بس خود سے غرض تھی۔ شیر خان نے رٹے ہوئے طوطے کی طرح اسے ساری معلومات آ کر دی
थी जिसे सुनते शेरशाह खान ने अपनी मूंछों को तोड़ दिया था और कहा था, शेर खान गाड़ी निकालो। जी सरकार। सरकार, गलती माफ, लेकिन वो लड़की इतनी मामूली सी है, उससे क्या बदला लेना, वो तो एक बार पर ही मर जाएगी। शेर खान ने डरते हुए कहा था, क्यों कि वो अपने सरदार के गुस्से से वाकिफ था और अब वो हसीन लड़की इसके चंगल में फंसने वाली थी। जबकि शेर खान की नज़र तो उस लड़की पर पहले से ही खराब थी। अगर अब शजर ने उस पर नज़रसानी कर ली थी तो मतलब साफ था, अब शेर खान उस पर नज़र नहीं रख सकता था, इसीलिए वो ये जतन कर रहा था। औकात तो उसकी इस गांव में रहने की भी नहीं है, लेकिन अब मैं उसे निकालूंगा नहीं, बल्कि अब सजा के वक्त है। तुम बस देखते जाओ मैं करता क्या हूँ। अपने बालों में हाथ फेरते उसने कंधे पर पड़ी चादर दुरुस्त की थी और खुद बाहर मौजूद मनाजिर को देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर चल क्या रहा है। थोड़ी ही देर में वो लोग घर पहुंचे तो शजर ने एक बार फिर अपने कंधे की चादर दुरुस्त की थी। इससे पहले वो घर की दहलीज पार करते अंदर बढ़ता जब उसे मजबूरन रुकना पड़ा। वजह उसके सामने थी। तुम में शर्म हया नाम की चीज है जुलेखा खातून, हजार बार मना करने के बावजूद तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। एक दिन अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। वो गुस्से से धाड़ा था। जुलेखा का कलेजा एक पल के लिए कांप उठा था, लेकिन वो उसकी दीवानी थी, बचपन से उसे पसंद करती थी। इसकी इन्हीं गुस्से वाली अदाओं पर तो वो मर मिटी थी। जब शजर सामने होता वो सही गलत सब की तमीज भुला देती थी। शजर साईं, आप गुस्सा ना करें, ये चीज तो बस आपका दीदार करने आई है। आप तो अपना दीदार करवाते नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे आना पड़ता है, और फिर आप गुस्सा करते हैं। कभी आओ अकेले में गपशप मारेंगे। उसने बात को मजाक का रुख देते कहा था, लेकिन अपने गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ उसे उसकी औकात दिखा और समझा गया था। अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। वो बोला नहीं, धाड़ा था। उसकी गूंज पूरी हवेली में सुनाई दी थी। मोरे एक तरफ खड़ी अपनी भांजी को अफसोस से देख रही थी, जैसे उन्होंने मना भी किया था कि इनका बेटा सर फिरा है, उससे जाकर अपना सर ना फोड़े, लेकिन वो भी कहाँ किसी की सुनती थी। औरत जात हो, वरना न जाने अब तक मैं क्या कर चुका होता। शर्म आ रही है मुझे कि तुम्हारी रगों में समद खान का खून दौड़ रहा है। जो हरकत आज कर दी है वो दोबारा ना हो, वरना मेरी बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। उसने उसे तनबी की थी। वो ढीठ बनी बड़ी देर दलेरी से उसकी आंखों में झांक रही थी। एक की आंखों से सुर्ख शरारे दौड़ रहे थे तो दूसरी की आंखों में जिद थी, दीवानगी थी, मोहब्बत थी, जिससे वो पत्थर दिल अनजान था। उसने उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लिया और उसे एक झटके से साइड पर करते अंदर बढ़ गया था। कमरे में आकर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गया था। वहां से निकलने के बाद भी उसे अपने असाब चटकते हुए महसूस हो रहे थे। वो बालकनी में आकर खड़ा हो गया था जहाँ सूरज गरूब हो रहा था। उसकी रोशनी अभी भी 400 फैली हुई थी। वक्त गुजरते पता ही ना लगा कब मगरिब के बाद अब अशा भी हो चुकी थी। उसने अपने बिस्तर पर लेटते उस लड़की के बारे में सोचा था जिसकी कल जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। वो बेबस होकर रह जाने वाली थी। उसे तो मालूम भी ना हो सका इसके साथ क्या होने वाला था। उस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी पुरसुकून रात मुबारक हो। कल से तुम्हारी जिंदगी ऐसे जहन्नम बना होगा कि तुम अपने पैदा होने पर पछताओगी। खजस्ता ने वो हिम्मत तो कर ली थी, लेकिन अंदर से अब वो खौफजदा थी। वो डरते हुए घर की तरफ जा रही थी जब उसी वक्त आलिम उसकी राह में हायल हुआ था। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माथे पर अपना पसीना, इतना पसीना क्यों आ रहा है? अच्छा वो आलिम, तुम मिल गए हो। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। वो आसपास नजर डालते उससे बोली थी, हाँ आ जाओ, वहां दरख्त के पास बैठकर बात करते हैं, वहां से कोई देखेगा भी नहीं। अब बताओ क्या हुआ? होना क्या है? कुछ नहीं हुआ, बस मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? उसने आलम के सबिया चेहरे की तरफ देखते उससे पूछा था। लो, ये कोई पूछने वाली बात है? अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में मैं वाहिद हूँ जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम खुद भी नहीं करती होगी। उसने सच्चे दिल से कहा था। आलम की बात सुनते उसके दिल को करार सा आया था। तुम हमेशा मुझसे मेरी मर्जी पूछते थे ना, तो मैं आज कहना चाहती हूँ कि तुम अपने घर वालों को भेज सकते हो मेरे घर। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी शर्म को एक तरफ रखते ये बात की थी और फौरन ही उठकर घर की तरफ दौड़ लगा दी थी। तुम सच कह रही हो? उसने पीछे से हाँक लगाई थी जब वो मुड़ी थी और उसकी मुस्कुराहट नजर डालते दोबारा से भाग गई थी। वो तो खुशी से झूम उठा था। पिछले 4 साल थे वो साल से वो उसे रिश्ते के लिए मना रहा था, लेकिन वो उसके हाथ ही नहीं ना आती थी, और आज अचानक उसने रिश्ते की बात करके उसको हैरान ही तो कर दिया था। वो अपनी खुशी बयान नहीं
कर सकता था, इसलिए अकेले ही झूमने लगा था। खजस्ता के घर में बस एक उसकी माँ, उसका निशेई बाप और एक छोटी बहन खनसा थी। आलम उनके दूर के चचा का बेटा था, जिसका घर इनके घर से थोड़ी ही दूर पर था। खजस्ता अपनी ज़मीन पर अपने बाप की जगह पर मजदूरी करती थी, जिसमें आलम मेहनत वाला लड़का खुद करते उसे आसान काम दे देता था। वो तो शुरू से अपनी पसंद बता चुका था और कई बार उसे भी कह चुका था, जिसका वो कोई जवाब ना देती थी। लेकिन आज उसने उसे खुशी की एक नवीद सुना दी थी। वो दोनों अपने आज में खुश अपने आने वाले कल से अनजान थे। घर जाते ही खनसा ने अपनी माँ को अपनी बहन की शिकायत लगा दी थी, जिसे सुनते ही उसकी माँ तो भड़क ही उठी थी और उसे दोबारा वहां जाने से मना किया था। खजस्ता आज जो करके आई थी, उसने इसके बाद सोच लिया था अब वो वहां नहीं जाएगी और जल्द शादी करते खुद खुद को महफूज कर खुद तो महफूज हो जाएगी, साथ साथ अपने घर वालों की भी मदद करती रहेगी, जिससे आलम को कोई इतराज ना था। उसके बाबा तो हयात ना थे, बस माँ थी जो खुद भी अपने बेटे की पसंद में खुश थी। असद खान की एक ही औलाद थी, शजर खान, जिसे उनके बेजा लाड प्यार ने बिगाड़ कर रखा हुआ था। उनकी बेगम अरमीना खान एक ही बीवी थी। असद खान अगर इनकी खूबसूरती को देख दिल ना आते तो अब तक दूसरी शादी कर चुके होते, लेकिन शादी ना करने की एक वजह इनकी अपनी बीवी थी, जिनको आज भी वो पहले दिन की तरह ही रखते थे, और दूसरी वजह इनका बेटा था, वो उसमें ही खुश थे। उसे उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह ही बनाया था। बचपन से ही जो कुछ उसे सिखाया और देखने को दिया, आज वो उस पर ही अमल कर रहा था। असद खान को अपनी बीवी की खूबसूरती से मतलब था, बाकी उनकी इज्जत घर के दूसरे लोगों जितनी ही थी। अरमीना बेगम इतने में ही खुश थी, बस उनको एक ही बात सुनाती थी, इनका बेटा भी अपने बाप की तरह औरत को पुतले की तरह ना समझे कि वो बस हुक्म मानने के लिए पैदा हुई है, उसकी अपनी कोई सोच या जबान नहीं होती। वो लाख चाहती, लेकिन अब इनका बेटा वैसा ही बन चुका था जैसा वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी वो इनके करीब रहे ताकि वो उसे अच्छे बुरे की पहचान और तमीज़ सिखा सके, लेकिन इनके शौहर ने ऐसा होने ना दिया था। और रही सही कसर, उनकी सास सबा खानम ने पूरी कर दी थी। एक वही थी जिनकी शजर के बाद इस घर में चलती थी, उनका कहा हरफ आखिर माना जाता था। शजर को घर से दोबारा बाहर जाते देख खानम बी ने उसे बुलाया था। कहाँ जा रहे हो गनी? उन्होंने बेसाख्ता शजर को पुकारा था। वो बचपन से शजर को गनी कहकर बुलाती आई थी। इनका कहना था कि वो शक्ल व सूरत में भी गनी है और किरदार का भी, इसीलिए उन्होंने उसे गनी पुकारना शुरू कर दिया था। शजर उल्टे पाँव उनकी तरफ बढ़ा था और अदब से उनके पास जाते अपना सर उनके आगे झुका दिया था। जिन्होंने उसके सर पर प्यार और शफकत से हाथ फेरते उसे अपने पास बैठने का कहा था। इतनी जल्दी है बाहर जाने की? 2 घड़ी घर भी बैठ जाया करो। माँ तुम्हारा रास्ता ही देखती रह जाती है और तुम हो कि उसे वक्त नहीं देते। खानम भी गुस्ताखी माफ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम है जिसे अभी ना किया तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा, इसीलिए वो करने ज़रूरी है। और रही बात मोरे की, तो आज रात का खाना मैं मोरे और आपके साथ ही करूँगा। उसने मुस्कुराकर खानम बी को जवाब दिया था और जहन में बेसाख्ता ही मनमोहनी सूरत समाई थी, जिससे सोचती ही उसकी रगें फूल सी गई थी। बस नहीं चला था सब कुछ तहस नहस कर दे। मासूम सी शक्ल वाली उस लूमड़ी ने जो हरकत की थी, यकीनन उसे उसकी भारी कीमत चुकानी थी। हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया की रंगीनियों और कामों में इतना मत उलझ जाना कि माँ बाप को और अपने प्यारों को वक्त ना दे सको, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पैसा तो होगा लेकिन माँ बाप नहीं। इसलिए अपनी मोरे को वक्त दिया करो, वो बहुत परेशान रहती है। और ये दरख्वास्त नहीं, मेरा हुक्म है, आज के बाद 12 बजे तुम घर पर पाए जाओगे। जो हुक्म खानम भी, अब मैं चलता हूँ। उसने खानम के हाथ चूमे और बाहर की तरफ बढ़ गया था। उस वक्त अगर शजर को कोई इतनी फर्माबरदारी करते देख लेता तो वो यकीनन गश खा जाता। शेर खान जो काम कहा था वो किया? जी जी साईं, काम हो गया है। शेर खान की बात सुनते शजर ने एक शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते आने वाले वक्त का सोचा था और गाड़ी में सवार हो गया था। हाय शेर खान, आज ये सफ़र मुझे काफ़ी लंबा मालूम हो रहा है, ज़रा तेज़ गाड़ी चलाओ, उसने कहका लगाते हुए शेर खान से कहा था, जो खुद भी किसानी हंसी हंस दिया था। अपनी मंजिल पर पहुंचते ही वो बड़ी शान से उस जगह की तरफ कदम बढ़ाने लगा था जहां उसका मुजरिम मौजूद था। दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ ही था जब वो जंगली बिल्ली की तरह उस पर झपट
छिपटी थी। बर वक्त अगर वो उसके हाथ ना पकड़ता तो उसका चेहरे पर जरूर अपने पंजे मार देती। उसकी हिम्मत की दाद दिए बगैर वो ना रह सका था। वो जो उसकी कैद में रहकर भी ओछी हरकतों से बाज ना आई थी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो दिल में डर और खौफ लिए बाज़ैर उसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी। उसकी आदत थी अपने डर को पेट से पुष्ट डालकर वो मुकाबले को उसकी ज़बान में जवाब देने की आदी थी। अब भी बड़ी देदा दिलेरी से इस हैवान की आंखों में झांकती, जाने न जाने में उसकी अना पर वार करती उसे बहुत बुरी तरह से अपनी तरफ मायल कर चुकी थी। उसकी बात सुनकर वो दिलो जान से मुस्कुराया था। मुस्कुराने से उसके गालों में पड़ता वो गढ़ा किसी को भी पहली नज़र में घायल कर सकता था। जानना चाहती हो तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? तो सुनो, मैं उस गांव के सरदार का जानशीन अभी और इसी वक्त तुम जैसी एक गरीब मुलाजमा की बेटी पर तस खाकर उससे निकाह करने वाला हूँ। लेकिन जानती हो सबसे मजे वाली क्या बात है? उसने कहकर लगाते उसे देखा था। चलो तुम तो सदमे में हो, मैं बताता हूँ। सबसे अच्छी और मजे वाली बात यह है कि सबको लगेगा तुम जैसी गरीब ने मुझे रिझा कर मुझसे शादी की है। हाय, यकीन जानो ये जुमला मेरे दिल में रस घोलेंगे। तुम क्या कहती हो? उसने एक आंख वांक करते सामने हुनक बन खड़ी खजस्ता से पूछा था, जो शायद उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है? मैं तुम जैसे जालिम और मगरूर इंसान से निकाह करूंगी? मेरी जूती भी तुम्हें पसंद ना करे गजा मैं? उसने एक ही जुमले में उस अमीरजादे को उसकी औकात दिखा दी थी। अब ये बात उसका मुस्तकबिल तय करने वाली थी, जिससे वो बिल्कुल ही अनजान थी। इसी वक्त उसने उसकी बात सुनते अपने मुलाजिम को आवाज दी थी, जो हॉट बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ था। जाओ और जाकर निकाह ख्वाह और गवाह के तौर पर इसके बाप को उठा लाओ। अगले 15 मिनट बाद मुझे सब यहाँ नजर आए। तब तक मैं तुम्हारी अकड़ू भाभी को राजी कर लूँ। क्यों होने वाली गरीब सी बेगम, ठीक 15 मिनट बाद तुम मेरी होने वाली हो। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ने वाला है। एक बार बस निकाह होने दो। तुम्हारी सारी बद अखलाकी को इखलाक में ना बदला तो मेरा नाम बदल देना। पनाह मांगोगी मुझसे, लेकिन मिलेगी नहीं। वो कहकर लगाते हुए उसकी शक्ल देख रहा था, जो गवाह के तौर पर अपने बाप का सुनकर बिल्कुल ही खामोश हो चुकी थी, जिसे उसे मालूम था अब क्या होने वाला है। उस वक्त उसके दिल ने शिद्दत से एक शख्स को पुकारा था, लेकिन शायद इसकी पुकार पहुंचने तक उस पर एक क़यामत आकर गुजर जाने वाली थी। तुम अपनी बकवास बंद करो। एक नंबर के बदकिरदार हो तुम। मैं क्या, कोई भी तुमसे शादी करने के लिए दिली तौर पर राजी ना हो। अपना हुलिया देखो जाहिलों वाला। मैं गरीब सही, लेकिन रहन सहन तुमसे अच्छा ही है मेरा। मुझे जाने दो, वरना सारी उम्र पछताओगे तुम। उसने उंगली उठाकर उसे कहा था, जबकि मुकाबले ने वही उंगली पकड़कर अपने मुंह में डाल दी थी और हल्का सा दांतों से काट कर उसे आंखों में देखने लगा था, जो अपना हाथ छुड़वाने की जतन कर रही थी। देखो ये बेबसी है, मुझे यही देखना है तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर। बस देखती जाओ जाने मन आगे आगे क्या होता है। उसने मुस्कुराते उससे कहा और निकाह ख्वाह के आते ही उसे लेकर बाहर चल चल दिया। लेकिन जाने से पहले उसके चेहरे पर घूंघट करना नहीं भूला था। उससे पहले वो इनकार करती या शोर मचाती, उसका बाप उसके पास आया था और सरगोशी नुमा आवाज में बोला था, चुपचाप ये निकाह कर ले, वरना जो सेठ तेरे लिए घर आया था उसके साथ खनस्सा को भेज दूंगा और तू रोक भी नहीं सकेगी। तू जानती है ना, खनस्सा मुसस अभी 14 साल की है। अपने बाप की बातें सुनती वो खामोशी से अपने मौत के परवाने पर दस्तक कर गई। उसकी नजरें उसके हाथों पर थी। न जाने अब क्या होने वाला था। उसे एक कमरे में भेज दिया गया था। थोड़ी देर बाद वो बड़ी शान से चलता कमरे में दाखिल हुआ था और आते ही उसे बाजू से पकड़कर अपने रूबरू किया था और एक हाथ से उसका दुपट्टा उसके सर से जुदा करके फेंका था। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ आगे आगे क्या करता हूँ। वैसे अजीब सी खुशबू और कशिश है तुम्हारे वजूद में, जो मुझे तुम्हारे और करीब आने पर उकसाती है। उसने अपनी लोहे की मांद गिरफ्त उसके वजूद पर मजबूत की थी और उसके लाख एहतजाज के बावजूद भी उसे हासिल करने की सरशारी में हर बद तोड़ता जा रहा था। वो अपनी जी तोड़ कोशिशें कर रही थी कि खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद कर सके, लेकिन ये आसान रहा था। उसने एक झटके से उसके दोनों हाथों को गिरफ्त में लिया और उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसने बेबस करते हुए पुरसुकून सांस लेता उसके चेहरे को देख रहा था। थोड़ी देर पहले मेरे सामने अकड़ने वाली अब सांसें भी मेरी बश की हुई ले रही है। चिढ़ाने वाली हंसी चेहरे पर लाते उसने उसे देखा था। टूट गई सारी अकड़। वो उसे एक तरफ धकेल कर उठ बैठा था। ये तुम्हारी सजा है। औरतों को इतना हाथ छोड़
छोड़ना नहीं होना चाहिए। अब उसकी सज़ा तुम पूरी ज़िंदगी भुगतोगी, साबित करती रहना कि मेरे निकाह में हो। वो हँसते हुए बोला था। उसने उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ धक्का दिया था कि वो बिस्तर से नीचे जा गिरी थी। उसने ये सब बस अपना बदला लेने के लिए किया था, वरना उसे इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो उसके लिए बस बदला लेने का एक ज़रिया थी। इसमें जितनी अकड़ थी वो उसे तोड़ना चाहता था। क्या हुआ बेगम? अभी तो निकाह हुए 10 मिनट हुए हैं और तुम तो अभी से बेहाल हो गई हो। वो उसके करीब झाँकते घर्राया था, जो उसकी घर्राहट सुनते सहम सी गई थी। आँखों में डर लिए वो उसे देख रही थी। वो नहीं जानती थी अब उसके साथ क्या होने वाला है। ये डर तुम्हारी आँखों में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर ये पहले ले आती तो मैं एक गरीब किसान लड़की से शादी करने से बच जाता, लेकिन अब तुम नुकसान करवा चुकी हो। उठो और उठकर सर पर दुपट्टा लो अच्छे से। आज के बाद अगर मुझे आवारागर्दी करती हुई नजर आई तो आज तो छोड़ दिया है, वरना वो हाल करूंगा अपना चेहरा भी देख नहीं सकोगी। उसने डांटते उसे तनबीह की थी, जिसने मौके की मुनासिब से फौरन हाँ में गर्दन हिलाई थी। उसने सोच लिया था बस एक बार यहाँ से चली जाए, इसके बाद जो वो करेगी ये जालिम शख्स भी बेबस होकर रह जाएगा। उस वक्त सही गलत कुछ भी उसके जहन में नहीं था। उसने बस शजर से अपना बदला लेना था। न जाने अब वो आगे क्या करने वाली थी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। शेर खान, तुम घर चले जाओ और अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में मसरूफ़ हूँ। शजर खान ने खजस्ता को देखते कमीनगी हंसी हंसते शेर खान से कहा था और खजस्ता का हाथ पकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। छोड़ो मेरा हाथ, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। वो अपने दूसरे हाथ से अपना दायां हाथ उसकी अपनी आहनी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो कि नाकाम ही थी। कहा था वो एक जवान मर्द और कहाँ खजस्ता जैसी नाजुक नाजुम लड़की। वैसे एक बात कहूँ, वो उसकी मज़ाहमत से तंग आकर उसे गाड़ी के साथ लगाता बिल्कुल उसके करीब जाकर उसके कान में सरगोशी नुमा बोला था, मुझे क्यों लगता है तुम वो सब मुझसे करवाना चाहती हो जिससे थोड़ी देर पहले मैंने करने से इनकार कर दिया था। वो बेनखेजी से बोला था, वैसे देखा जाए तो ये मुतालबा गलत भी नहीं है। तुम मेरी बीवी के अहदे पर फायज हो, बेशक गरीब किसान हो, लेकिन हो तो बीवी ही। तो क्या ख्याल है फिर तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ना कर दिया जाए? उसने अपने होंठ उसके कान से मिस करते हुए जानबूझकर ऐसा कहा था। उसकी बात सुनते खजस्ता को अपने जिस्म से सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई थी। उसने खौफ और हरासा नजरों से शजर की तरफ देखा था, जो बड़ी दिलचस्पी से उसके चेहरे के होंक रंगों को देखते लुफ्त अंदोज हो रहा था। वाह अल्लाह, तुम्हारी हर अदा निराली है। मेरा दिल करता है मैं अपना सब कुछ तुम पर वार दूं। तन मन आंख मारते वो एक बार फिर से कहकर लगाकर हंसा था। उसकी हंसी बड़ी दिलकश थी, लेकिन इस वक्त उसकी उसी हंसी से खजस्ता को खौफ महसूस हो रहा था। उसने एकदम से उसे धक्का दिया था और वहां से भागने लगी थी, जब उसका बाजू एक बार फिर शजर की गिरफ्त में आ चुका था। उसने उसे समझने का मौका दिए बगैर गाड़ी में डाला था और खुद गाड़ी स्टार्ट करते सीटी पर शोक धुन बजाता खजस्ता को जहनी अजियत से दो चार कर रहा था। देखो मुझे जाने दो, वरना तुम बहुत पछताओगे। उस ऐसे घाव दूंगी जो कभी ना भर सके। वो उस मुसीबत के वक्त में उससे दरख्वास्त कर रही थी और जब कोई असर होते ना देखा तो अपनी टोन में वापस आई थी। देखो मेरा अब कोई कसूर नहीं, तुम खुद मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही हो, वरना मैं तो तुम्हें जानता तक ना था। लेकिन तुम्हारी एक गलती, सिर्फ गलती ने आज तुम्हें इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर उस वक्त मुझ पर हाथ ना उठाया होता तो आज अपने घर में आराम से रह रही होती। लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर और खौफ देखना चाहता हूँ। इस सारी जिंदगी मेरे नाम पर बैठी रहोगी, ना मैं तुम्हें मुंह लगाऊंगा और ना तुम्हें किसी को मुंह लगने के लिए छोड़ूंगा। वो गाड़ी रोकते एकदम से बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला था और वो कटी डाल की तरह उसके सीने का हिस्सा बनी थी। उसे करीब से देखते जैसे वो बदहोश होने लगा था। उसने आंखें बंद करते उसके बालों की घनी छांव में गहरा सांस भरा था। अपने संभल से वो इसका हलक खुश कर गया था। खजस्ता खुद को उससे दूर करने की कोशिश में मुसलसल हलकान हो रही थी, लेकिन ये सब इतना आसान ना था जितना वो समझ रही थी। काश वो उससे टकराई ना होती और एक जज्बाती कदम की सूरत इस पर हाथ ना उठाती तो आज यूं बेबस ना होती। आंसू उसकी आंखों से निकलने के लिए बेताब थे, लेकिन वो उसे अपनी कमजोरी नहीं पकड़ा सकती थी, इसीलिए खामोशी ही रही। उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था और उसने सोच लिया था अब वो क्या करेगी जिससे सुनो भी मर जाए और जिससे वो भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जबकि
शजर तो जैसे खो ही गया था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका था और उसे एक झटका देकर खुद से दूर करते गाड़ी के दरवाजे से लगा दिया था। सड़क सुनसान थी, इस वक्त कोई भी वहां मौजूद नहीं था। इस उसकी बात वैसे आपस की बात है, मुंह लगाने में कोई बुराई भी नहीं है। ये कहते वो झुका था, लेकिन खजस्ता ने अपना चेहरा साइड पर कर लिया था और वो कितनी ही देर उसके गाल पर झुका रहा था, उसके गाल को लाल टमाटर करते। अब वो उसके चेहरे को देख रहा था, जहां पर कोई जज्बा नहीं था, बस नफरत ही नफरत थी। उसने एक हाथ से अपने गाल को साफ किया था, जब शजर ने गुस्से में आकर यही अमल दूसरे गाल पर भी किया था। जितनी शिद्दत से मेरा लफ्ज़ मिटाने की कोशिश करोगी, इतनी शिद्दत से मैं अपना लफ्ज़ तुम पर निछावर करूंगा। ये कोई मोहब्बत नहीं, बल्कि मेरी नफरत है, मेरी शिद्दत है, जिसे अब तुम बर्दाश्त करोगी। लेकिन कोई खुश फहमी मत पाल लेना, आगे जाकर मसला तुम्हें ही होगा, क्योंकि शादी तो मैं अपनी बरादरी की लड़की से ही करूंगा, तुम जैसी कसान से नहीं। उसने उसने एक पल में उसे उसकी औकात दिखा दी थी। खजस्ता ने नफरत भरी नज़र उस पर डाली थी, लेकिन बोली कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ वो सोच चुकी थी अब बस उस पर अमल करना बाकी था। जिसके बाद शजर खान ने बेबस होकर रह जाना था। वो अंदर ही अंदर उसकी धमकी पर मुस्कुरा दी थी। उसकी हंसी देखकर शजर खान का खून खौल उठा था। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं हर हद हद पार कर दूं। निकलो अभी के अभी। वो इतनी जोर से दौड़ा था कि उसे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। खजस्ता जल्दी से गाड़ी से उतरी थी और बाहर की तरफ भागी थी। शज्जर खान इतना सब कुछ करने के बाद भी इस लड़की के चेहरे पर इम्तनान देखकर अंदर अंदर ही जल रहा था। उसे वो रोती हुई चाहिए थी, गड़गड़ाती हुई, रहम की भीख मांगती हुई, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ ना हुआ था। आखिर क्या चल रहा है उस छटाक भर की लड़की के दिमाग में? वो जो कुछ भी सोच रही है, मैं उसे कामयाब नहीं होने नहीं दूंगा। वो इस वक्त डेरे पर मौजूद अपने पालतू कुत्तों के पास बैठा उनको इनकी पसंदीदा खुराक देते हुए मुसलसल खजस्ता के बारे में ही सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हुस्न के पीछे पागल हूँ? हाँ हाँ हाँ, शजर खान तुम्हारे पीछे पागल है। हाँ हाँ हाँ, लड़की पागल लड़की, ये सब मेरा मंसूबा है। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करके देखने में क्या हर्ज है, जबकि उसमें तो मुझे फायदा भी होगा। तुम्हारा अपने चेहरे पे दोबारा वो अपने चेहरे पर शैतानी हंसी हंसते कहका लगा रहा था। यकीनन कोई देख लेता तो इसके इस रूप से खौफजदा हो जाता। उसने घड़ी पर वक्त देखते गाड़ी निकाली थी। आज उसने रात का खाना मोरे और खानम खानम के साथ करना था और इस वक्त मगरिब होने वाली थी, इसलिए वो जल्द से जल्द घर जाना चाहता था। वो खुशी से सरशार सा गाड़ी बाहर हिपायरी पार्क करते अभी घर की अंदर दाखिल ही हुआ था कि वहां पर गांव के लोगों का मजमा सा लगा हुआ था। जुलेखा की किसी से बहस की आवाज साफ आ रही थी। वो शायद शदीद तैश में लग रही थी। सबा खानम एक तरफ खड़ी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जबकि मोरे एक तरफ मुंह पर पल्लू जमाए खड़ी थी। गांव की दूसरी औरतें अंदर थी और मर्द हजरात बाहर थे। शजर हैरानगी से आगे बढ़ा था जब उसने सामने मौजूद हस्ती को देखा तो तैश से उसका खून खोल उठा था। इसी वक्त जुलेखा उसकी तरफ बढ़ी थी और रोते हुए उसके गले लग गई थी। सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था, किसी के मुंह से एक हर्फ तक अदा नहीं हुआ था। ये देखो खान साईं, ये लड़की बज़ात क्या बोल रही, कहती है तुमने उससे निकाह किया है, कह दो कि ये झूठ बोल रही है। वो रोते हुए बोल रही थी। शजर को देखते उसके आंसू मुतरतर से बहना शुरू हो गए थे, जिन्हें देखते खजस्ता ने दुख से इस लड़की को देखा था और नफरत से शजर को, जिसने ना सिर्फ उसकी बल्कि एक लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। शायद वो लड़की जो इस वक्त रो रही थी उससे मोहब्बत करती थी। ये सोच आती ही उससे तय सरे से शजर खान से नफरत हुई थी। शंजर ने रोती हुई जुलेखा को खुद से दूर किया था और खजस्ता के सामने जाकर खड़ा हुआ था। शेरखान, वो जोर से चिल्लाया था जब शेरखान बोतल की जिद की तरह हाजिर हुआ था। अभी और इसी वक्त मौलवी साहब को लेकर आओ और इन सब लोगों की मौजूदगी में इस लड़की से निकाह करूंगा। उसकी बात सुनते गोया सब अपनी जगह पर मुंजमद होकर रह गए थे। बोरे और खाना ने एक साथ उसे पुकारा था। शजर, ये क्या कर रहे हो? वो लड़की तुम पर इल्जाम लगा रही है और तुम हो कि उससे ही निकाह करने चले हो। मोरे ने उसे बाजू से पकड़ा था। गनी, ये क्या तरीका है? मामले को रफा दफा करने की बजाय तुम बात को बढ़ावा क्यों दे रहे हो? खानम ने भी उसे आड़े हाथ तो लिया था। ये आप सब लोगों को मेरे फैसले से कोई इतराज नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा औरतों की इज्जत ही की है, लेकिन आज भरे मजमे में एक लड़की मुख्तस मुझसे शादी करने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है तो मैं खामोश बैठा सुनता रहूं? नहीं, मेरा तो चलो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब अगर ये निकाह ना हुआ तो इसकी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। और अगर उसे मुझ में इतनी ही दिलचस्पी है तो जायज रिश्ता बनाने में कोई कबाहत भी नहीं है।
उसने अपनी बात पूरी की और खजस्ता की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। उसका वार उस पर ही भारी पड़ चुका था। शजर ने सबसे नज़र बचाकर उसे एक आंख दे मारी थी और मौलवी साहब के आने के बाद मोरे को इशारा किया था। उन्होंने एक दुपट्टा लाकर खजस्ता के सर पर दिया था, जिसे उसने दूर उछाल दिया था। ये शख्स झूठ बोल रहा है, आप लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, मैं नहीं। और तुम कहते हो तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, तो ठीक है, फिर अपने मुलाजिम से अभी और इसी वक्त मेरा निकाह पढ़वा दो। मैं भी तो देखूं कितनी गैरत है तुम में, जो अपनी ही मनकुहा को किसी और से निकाह करते देख सकते हो। उसने शजर की दुखती रग पर हाथ रखा था और वो वाकई में तलमिला गया था, लेकिन उसने सारा हिसाब बाकी बाद में बर्बाद करने का सोचते शेर खान को इशारा किया था, जिसे समझते वो फौरन से एक तरफ गायब हुआ था। साई, आप ऐसा ना करें, आप क्यों करेंगे इस बज़ार से निकाह? अगर उसको इतनी ही जवानी चढ़ी हुई है तो किसी भी मुलाजिम से उसका निकाह करवा दे, लेकिन आप ना करें। ये लड़की तो शक्ल से ही शातिर लगती है, जो आप पर इल्ज़ाम लगाकर आपसे शादी करना चाहती है। आप उसे उसकी मकसद में कामयाब होने क्यों दे रहे हैं? निकाल बाहर करें उसे अभी और इसी वक्त। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कर देती हूँ। जुलेखा दीवानी बनी गरजस्ता की तरफ बढ़ती के उसी वक्त शजर ने उसे बाजू से पकड़कर होश दिलाया था। होश करो, क्या हो गया है जुलेखा तुम्हें? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं सरदार हूँ और फैसला करना मेरे हाथ में है। मैं फैसला कर चुका हूँ, इस लड़की को मुझसे निकाह होगा और ये यही रहेगी मेरे नाम पर, लेकिन सिर्फ नाम पर ही बैठी रहेगी। उसे ऐश और इशरत चाहिए, मिलेगी बस, नहीं मिलेगा तो मेरा साथ। शजर ने अपने मूँछों को ताव देते जुलेखा के जलते दिल पर जैसे फुहार सी डाल दी थी। खानम और मोरे अलग अपने बेटे को देख रही थी, जो आज एक सरदार बना फैसला कर रहा था। खानम उसकी बात से मुत्तफिक हो चुकी थी, उनको अपने गनी का फैसला पसंद आया था। इस तरह इस लड़की की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती और वो शज्जर खान का निकाह भी अपनी बरादरी में करवा देती। वो अब मुतमिन थी, मुझे इस निकाह से कोई मसला नहीं है। शज्जर खान ने बहुत सही फैसला किया है। उन्होंने गोया उस फैसले पर मोहर लगा दी थी और खजस्ता अपना वार उल्टा पड़ने पर तलबिला उठी थी। लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं है मियाँ, इस उससे निकाह नहीं करूंगी। वो गुस्से से बोलती तंग आकर बड़ी थी। लड़की, तुम खामोश रहो, क्या तमाशा लगा रखा है? पहले कहती हो हमारी गनी ने यानी शज्जर खान ने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया, और अब जब सब सच सामने आ चुका है और तुम्हारी ख्वाहिश को देखते हम खुद तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं, तो अब तुम नखरे कर रही हो। जा जब पख्तून दे, हम अपनी जबान से नहीं मुकरते। अब तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त होगा और हमारे पोते से ही होगा। उन्होंने गुस्से से कहते बात ही खत्म कर दी थी। शजर एक तरफ खड़ा वक्फे वक्फे से मुस्कुरा कर खजस्ता के गुस्से को और हवा दे रहा था, जिसकी वजह से वो बेवकूफ़ियों पर बेवकूफ़ियाँ करती जा रही थी। मैं ये नहीं करूँगी, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं कल ही अपने कज़न से निकाह कर लूँगी और ये गाँव छोड़कर चली जाऊँगी। आप सबका वक्त लिया, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। वो उसकी आंखों में देखती उसे चैलेंज कर गई थी, जो आज तक हारा नहीं था, आज क्या हारता। इसी वक्त खजस्ता का बाप अंदर आया था और उसे बाजू से पकड़ते एक थप्पड़ दे मारा था। बाप की इज्जत को यूं बेमोल कर रही है बेहया, जो खानम बेगम कह रही है वही होगा। अब तुझे कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। बुढ़ापे में अपने माँ बाप के सर में खाक डालते तुझे जरा शर्म ना आई? वो तो जब बोलना शुरू हुआ तो रुका ही ना था। इससे पहले एक और थप्पड़ जोड़ देता जब उसकी निगाह शज्जर पर पड़ी थी, जिसने आंखों से ही उसे बाज रहने का कहा था। उसी वक्त खजस्ता का बाप उसकी कार के पास झुका था। निकाह हो चुका है, पहले ही क्यों अपनी इज्जत खराब कर रही है? तेरा यार नहीं आएगा, वो तो बैठा गम मना रहा है और उसकी माँ उसकी शादी के लिए लड़की देख रही है। शज्जर खान ने एक घर और बहुत सारा पैसा देने का वादा किया है। सोच ले, एक बार अगर तूने अब इनकार किया तो आज ही मैं खरस्सा को बेच डालूंगा। कैसा बाप था वो, पैसों की लालच में आकर अपनी ही औलाद को बेच खाने को तैयार था। बाकी हराम खाने वाला हलाल और हराम का फर्क भूल जाते हैं, जैसे इसका बाप बेटी और बाप जैसे मुकद्दस रिश्ते को बस पैसों पर तोल रहा था, जिसका फायदा शज्जर जैसे लोग उठा रहे थे। एक बार फिर वो मजबूर कर दी गई थी। ये आज के दिन में दूसरी बात था जब वो एक ही शख्स के निकाह में दी गई थी। निकाह होते ही सब अपने घरों को रवाना हो गए थे। मोरे अपने कमरे में जा चुकी थी। असद खान शहर गए हुए थे, वरना वो ऐसा कभी ना होने देते। जुलेखा एक नफरत भरी नजर खजस्ता पर डालकर कमरे में जाकर बंद हुई थी। शजर की खाला और जुलेखा की माँ किसी शादी पर दूसरे गांव गई हुई थी। जब जब सारा हॉल खाली हो गया तो शजर बड़े हक से उसे बाजू से पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे में ले आया था और आते ही कमरा अंदर से लॉक कर लिया था।
कमरे में लाकर उसे दीवार के साथ पिन करते उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखते उसकी राह फरार बंद की थी, और एक बार फिर उसे गहरा सांस भरा था। आंखों में चमक लिए उसे उसने खजस्ता की आंखों में देखा था। तुम्हें क्या लगा था ये ड्रामा करोगी और बच जाओगी? वो कहते कहकर लगा उठा था। ये सब करके तो तुमने सब कुछ बहुत आसान कर दिया, और खुद से सब पर ये वाज़ेह कर दिया कि तुम मेरे इश्क में गोडे गोडे डूब चुकी हो। इसी वजह से अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना चाहा। और देखो, मैं इतना शरीफ इंसान हूँ, मुझसे एक लड़की की इज्जत बदनाम होते यूं देखी ना गई, और मैंने उससे उसी वक्त निकाह कर लिया। वो कहते एक बार फिर दिल खोल कर हंसा था। देखो, अब मैं इतना शरीफ हूँ कि अपनी बीवी को ज़रा तंग नहीं करूँगा। ऐसा सबको लगेगा कि हमारे बीच सब ठीक है, लेकिन होगा ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी जन्म ना बना दी तो कहना। वो दीवार पर ज़ोर से हाथ मारते धाड़ा था, लेकिन उससे पहले इस जवानी से थोड़ा सा लुत्फ़ अंदोज़ होना तो बनता है ना। उसने आँख वाँक करते उसको ऊपर से नीचे तक गौर से देखा था। अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में हरगिज़ नहीं रहूँगी। मुझे जाने दो यहाँ से। वो तिलमिलाकर बोली थी। दरअसल शजर खान की बातों ने उसका खून खुश्क कर दिया था। ना 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 मेरी जान, अब तो तुम हमेशा के लिए खुद चलकर मेरी कैद में आ चुकी हो। अब यहाँ से रिहाई नामुमकिन है। वो उसकी आंखों में देखकर बोला था। तुम मुझे यहाँ कब तक छुपा कर रख सकते हो? एक दिन तो यहाँ से भाग ही जाऊंगी। फिर क्या क्या होगा? रुक रुको, मैं बता देती हूँ। फिर हर बच्चे बच्चे की जबान पर होगा कि एक हमारे गांव के सरदार से उसकी एक मामूली सी कहसान बीवी नहीं संभाली गई, और वो अपने आशिक के साथ भाग गई। हंसते हुए उसने शज्जर खान की दुखती रग पर वार करते उसकी गैरत को लखारा था, जिसका नतीजा अब उसे अपनी जान पर भुगतना था। शज्जर ने अपनी मुट्ठी को जोर से बंद किया था और दूसरा हाथ जोर से दीवार पर मारा था कि एक पल को खजस्ता की रूह कांप गई थी, लेकिन वो बहादुर बनी खड़ी रही थी। बातें तो बहुत हो गई बेगम, लेकिन अब आ जाओ, थोड़ा सा मूड बनाया जाए, और ये काम तो बहुत अच्छे से कर सकती हो, मुझे यकीन है। उसने उल्टा खजस्ता का खून ही जलाया था। उसका हाथ पकड़कर वो उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा था, और ये देखते खजस्ता की आंखें बाहर उबलने को थी। वो अपना जोर लगा कर उसे रोक रही थी, लेकिन नाकाम हो रही थी। उसका सारा वज़न उस वक़्त शजर ख़ान के ऊपर था, और उसे तो जैसे फ़र्क ही ना पड़ रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते वो उसे शावर के नीचे लेकर आया था, और एक हाथ अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसने उसके दोनों हाथ ऊपर करके शावर के साथ बाँधकर शावर ऑन कर दिया था, और खुद दूर खड़ा उसे भीगते देखकर आँखों में खुमार लिए उसे ही तक रहा था। सर्दी में ठंडा पानी जिस्म पर पड़ते ही उसके जिस्म में कंपकपी सी दौड़ गई थी, और वो सितमगर दूर खड़ा उसे देखने में मसरूफ़ था। खजस्ता को उसकी नज़रें अपने जिस्म के आर-पार होती महसूस हो रही थीं। उसने आंखें बंद करते सांस लेने के लिए बेसाख्ता मुंह खोला था, और जब आंखें खोली तो सामने शज्जर खान अपनी जबान लबों पर फेरते उसे ही देख रहा था। खजस्ता का दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। बेशरम, खोलो मेरे हाथ, वरना कत्ल कर दूंगी मैं तुम्हारा। लो, इसमें कत्ल करने की के लिए हाथ खोलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी अदाएं पहले ही कत्ल कर चुकी हैं मेरा। हाय, लेकिन मैं तुम्हें छू नहीं सकता। पता है क्यों? वो उसके करीब आकर उसके कान में बोला था। क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं शजर खान तुम्हें बीवियों वाले हकूक दूं, लेकिन छोटी मोटी शरारतें तो कर ही सकता हूँ ना। बीवी जो ठहरी, जबरदस्ती की बीवी। अपना आखिरी जुमला कहते उसने एक बार फिर उसे देखा था, और अपनी थोड़ी उसके कंधे पर रखी थी। थोड़ी देर यूं ही खामोशी पर हर तरफ छाई हुई थी। खजस्ता को इस खामोशी से उलझन हो रही थी। उसका दिल कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था। खड़े रहते उसके हाथों में दर्द होने लग गया था, लेकिन वो कुछ ना बोली थी। शजर एकदम से पीछे हटा था, और उसका मुंह अपने हाथों में दबोचकर वो घर्राया था। अब अपनी सजा यहीं खड़े होकर भुगतो। अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकला तो सजा डबल होगी। उसने बाथरूम से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसके जाने के बाद पीछे खजस्ता ने अपनी आदत के खिलाफ जाकर उसे ढेरों गालियों से नवाजा था। खड़े रहकर उसे पांव शल हो चुके थे। उसे लगा था अब वो बेहोश होकर गिर पड़ेगी, लेकिन शायद वो कोई सख्त जान थी जो अब तक टिकी हुई थी। शजर आराम से अपने कमरे में आकर कपड़े तब्दील करते, फोन को ऑन करते फेसबुक स्क्रॉल करने लग गया था, जहां पर नावल नफरत इश्कम को लेकर बहुत सी लड़कियां अपने
तुक्के लगाने में मसरूफ थी। उनकी बातें और अंदाजे देखते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता, घर के काम काज करने के बजाय फेसबुक पर ये फजूल काम करती रहती है। लेकिन मैं भी तो देखूं, इस लड़के ने अपनी बीवी को कैसे सीधा किया था, क्या पता उसका मंसूबा मेरे काम आ जाए। ये सोचते अभी वो देखता कि बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आई थी। एफबी के चक्कर एफबी के चक्कर में तो वो अपनी जंगली बिल्ली को बिल्कुल ही भूल गया था। जल्दी से वो बाथरूम की तरफ बढ़ा था। आलम को जब सच का पता चला, उसका तो रोम रोम सुलग उठा था। उसकी मोहब्बत को कोई कैसे हासिल कर सकता था? अगर वो कोई सदा था तो भी उसे परवाह ना थी। उसने तो खजस्ता से सच्ची मोहब्बत की थी, अब तो वो खुद भी राजी थी। तो फिर ये एक दिन में काया पलट कैसे हो गई थी? जब से उसने ये सब सुना था कि उसकी खजस्ता ने अपनी मर्जी से गांव के सरदार से निकाह कर लिया, उसके जिस्म में गुस्से से शरारे दौड़ गए थे। उसकी माँ ने खजस्ता के बारे में कुछ गलत कहा तो वो उनसे भी लड़ दौड़ा था। वो कैसे अपनी मोहब्बत को किसी और के पास रहने देता? यकीनन कुछ गलत हुआ है। मेरी खजस्ता ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस शजर खान की बोटी बोटी कर दूंगा। अगर उसने खजस्ता के साथ कुछ भी गलत करना चाहा तो वह गुस्से से खोलता सोच रहा था। अब उसे सुबह होने का इंतजार था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि खून खराबा होता है तो हो जाए, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को किसी और का होने नहीं दे सकता था। इससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आलम से जब गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ तो उसने रात के अंधेरे में ही जाकर खजस्ता के बाप को बुरी तरह पीटा था। उसका एक बाजू वो तोड़ चुका था और एक टांग भी शदीद जख्मी कर चुका था, क्योंकि उस बेगैरत ने ही अपनी बेटी को जहन्नम में धकेला था। वो उसे जल्द बाजियाब करवाने का इरादा रखता था। एक जोरदार ठोकर उसके सर में मारते उसने वापस अपनी मोटरसाइकिल निकाली थी और खुद दूर जमीनों में बैठकर धाड़े मार मार कर रोया था। वो किसी के सामने नहीं रो सकता था, क्योंकि वो मर्द था और मर्द के रोने पर लोग बस उस पर उंगली ही उठाते हैं। उसे कांधा कोई नहीं देता, ना कोई उसे चुप करवाता है। क्यों खुदा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर क्यों? जब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी तो तूने खजस्ता के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा कर दी, और जब वो राजी हो गई तो वो एक झटके से तूने उसे मेरी दस्तगीर से उसे दूर कर दिया। आखिर क्यों? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैं खजस्ता को हासिल करके ही दम लूंगा। मेरी मोहब्बत सच्ची है, मैं उसे हासिल कर लूंगा। अब जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा। अब ये आलम सही है और गलत नहीं देखेगा। बस मेरा एक ही मकसद है, मैं सुबह होते ही सरदार से बात करूंगा। अगर फैसला हक में ना हुआ तो वो करूंगा कि हर इंसान की रूह कांप उठेगी। उसने मसहमा इरादा करते आसमान की तरफ एक नजरसानी की थी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो आगे का मनाजर देखते उसका दिमाग सनसना उठा था, क्योंकि खजस्ता अपने हाथों के सहारे लटकी हुई थी और हैंड शावर पास नीचे गिरा हुआ था। मतलब उसने कोशिश की होगी खुद को आज़ाद कराने की, लेकिन जब नाकाम हुई तो सर्दी की शिद्दत ना बर्दाश्त करते बेहोश हो चुकी थी। शज्जर खान ने एक जस्त में आगे बढ़ते उसकी कमर में हाथ डालते उसे सहारा दिया था और दूसरे हाथ से उसके हाथ खोलने लगा था, जिसमें उसे काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। खजस्ता का जिस्म इस वक्त ठंडा बर्फ हो चुका था। जल्दी जल्दी हाथ चलाते उसने उसे आज़ाद किया और अपनी बाहों में भरते कमरे में ले आया था। जल्दी से हीटर ऑन करते वो अब परेशान खड़ा हुआ था कि क्या करे, क्योंकि खजस्ता की रंगत अब नीली पड़ने लगी थी। उसके जिस्म पर अभी भी गीले कपड़े मौजूद थे। शज्जर खान अब खुद को मुलामत कर रहा था कि उसने ऐसा क्या किया ही क्यों। अब एक नई मुसीबत गले पड़ चुकी थी। वो बामुश्किल उससे नजरें चुरा रहा था, क्योंकि इस वक्त वो बिखरी हालत में भी उसके होश ठिकाने लगा रही थी। अब मसला उसके कपड़ों का था। रात का वक्त था, सब सो रहे थे। वो क्या करता, किससे मदद मांगता? उसके पास तो कपड़े भी ना थे जो उसे पहना सकता था। अचानक उसके जहन में झमका सा हुआ था, हाँ ये ठीक रहेगा। उसने चुटकी बजाते फैसला किया था और अपनी अलमारी में से एक कुर्ता निकाल कर कमरे में जीरो बल्ब ऑन कर दिया था। कोई बात नहीं शज्जर, ये तेरी बीवी है और तू कुछ गलत तो कर नहीं रहा था, बस कपड़े तब्दील करने हैं, वरना ये मरमरा गई तो मसला बन जाएगा। वो खुद को बावर करवाता उसके पास जाकर बैठ गया था। उसके जिस्म में अचानक से बिजली दौड़ी थी। वो लाख कोशिश कर लेता, लेकिन उस पर रहम आ ही गया था, जो उसे यूं मरने के लिए छोड़ देता। ये सब तो उसे अब करना ही था।
اس کے گال پر ہاتھ رکھتے تھپتھپایا تھا، لیکن اس کے بے جان وجود میں کوئی جنس نہ ہوتے دیکھ اس نے زیرو بلب بھی بجھا دیا تھا۔ اب جو وہ کرنے والا تھا وہ بس اس کی جان بچانے کے لیے کرنے کے ارادے سے کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا جب وہ صبح اٹھے گی تو چیخے گی، چلائے گی، لیکن وہ سب سن لے گا۔ اس وقت یہ سب کرنا ضروری تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے کرتے کو اس نے دور اچھالا تھا اور اس کی سانسوں میں سانسیں بھرنے لگا تھا۔ رات رفتہ رفتہ گزر رہی تھی اور وہ اس پر بادل بنا دو جسم ایک جان کر چکا تھا۔ اس کے عمل میں عجیب جنونیت سی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ وہ اس کی محبت نہیں تھی بلکہ وہ تو نفرت کے قابل تھی، تو وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت کیوں نہیں کر پا رہا تھا۔ اس وقت وہ اس پر سایہ بنا اسے اپنے آپ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس میں گم ہو چکا تھا۔ اس نے ساری فکریں چھوڑ دی تھی کہ کل کیا ہوگا، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس پر جائز حق رکھتا تھا، اسی لیے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کچھ غلط نہ تھا، اور یہ سب اس نے اس کی جان بچانے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ ہاں، جان بچانے کے لیے کیا ہے، اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ جبکہ اب خجستہ سکون سے سو رہی تھی، اس کے جسم میں حرارت کی وجہ سے اب کچھ بہتری آئی تھی۔ اس نے بے ہوشی کے عالم میں بھی شجر خان کی شدتوں پر معمولی سا احتجاج ضرور کیا تھا، جو شجر کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، بلکہ اس کی شدتیں اور بڑی تھیں۔ صبح کون سا طوفان آنے والا تھا، اس سے سب بے خبر تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئی اپنی جنگلی بلی کو دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ اب تم میری ہو چکی ہو، اب تو دوری ناممکن ہے، اب بس تم اور میں تمہیں معاف کرنے کا سوچوں گا، لیکن شرط ہے تم تمیز کے دائرے میں رہو تو۔ اس نے اس کی ناک کھینچتے خود کلامی کی تھی، ویسے صبح کافی حسین ہونے والی ہے، مجھے انتظار ہے صبح کا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی نما بولا تھا۔ خجستہ نے اس کی طرف کروٹ لیتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تھا، جسے دیکھتے وہ دل و جان سے مسکرایا تھا۔ رات میں مہربان ہو رہی ہو، صبح تمہارے پنجوں سے اب مجھے خود ہی بچنا ہوگا، کیونکہ تماشا تم کیے بغیر رہو گی نہیں، لیکن میرے پاس بھی حل ہے تمہارا۔ وہ مسکراتے ایک بار پھر اسے اپنے حارس میں لیتے، اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کرتے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ ذرا مزاحمت کے بعد خجستہ بھی دوبارہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ صبح کے 11 بج چکے تھے، شجر کا کمرہ ابھی تک بند تھا، یقیناً وہ لڑکی بھی اندر ہی تھی۔ یہ سوچ ہی زلیخا کو بے چین کر گئی تھی۔ وہ غصے سے ملازمہ کے سنگ گھر کے قریب باغ میں چلی گئی تھی۔ غصے سے اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ ایک بار یہ لڑکی باہر آئے، اس کی عقل تو میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ وہ غصے میں کھولتے ملازمہ کو باتیں سنا چکی تھی اور خود کہیں آگے نکل آئی تھی، تبھی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ عالم غصے سے حویلی آیا تھا، لیکن راستے میں وہ یہی سوچ رہا تھا، اگر نکاح ہو چکا ہے تو شجر خان کبھی اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے گا۔ اسی وقت اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی جسے وہ جانتا تھا۔ وہ تو حویلی میں ہی رہتی تھی، اب وہ اس کے ذریعے ہی اپنی خجستہ کو حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے اسے اغوا کرتے اسی وقت شہر کی راہ لی تھی۔ وہاں جا کر اس نے اپنے دوست کی مدد سے 2 کمروں کا مکان کرائے پر لیا اور بے ہوش زلیخا کو اپنی بیوی بتایا تھا۔ اس کے دوست اکثر گاؤں آتا رہتا تھا، وہ پولیس میں تھا، اس لیے عالم کے لیے سب کچھ بہت آسان رہا تھا۔ اب اسے خجستہ کو جلد سے جلد اس شجر خان کی قید سے آزاد کروانا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کے 5 گھنٹے لگے تھے، اور اب وہ بھی تھکن سے چور زلیخا کا کمرہ باہر سے لاک کرتا دوسرے کمرے میں جاتے ہی آرام سے سو گیا تھا۔ اٹھ کر اسے اپنے منصوبے پر عمل بھی تو کرنا تھا۔ وہ گاؤں میں یہ بتا کر آیا تھا کہ شہر اس کی نوکری لگ گئی ہے، جس کو پرکھنے کے لیے اسے ہفتہ وہاں ہی رکنے کا کہا گیا ہے، اس لیے وہ اب ہر پریشانی سے آزاد تھا۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا، سب شجر خان پر اور اس کے خاندان پر انگلی اٹھاتے کہ ان کے گھر کی عزت نیلام کرتے زلیخا بھاگ چکی ہے۔ رات 8 بجے کہیں جا کر زلیخا کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے دکھتے سر کو پکڑا تھا اور نجمہ کو آواز لگائی تھی، نجمہ نجمہ کہاں مر گئی ہو، میرے لیے سر درد کی گولی لے کر آؤ، اور ساتھ میں چائے کا ایک کپ بھی۔ وہ بغیر اپنے آس پاس دیکھے کہ اس وقت وہ اپنے گھر نہیں بلکہ کسی اجنبی جگہ پر ہے، وہ اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی، جب اچانک سے ایک دھاڑ سے دروازہ کھولتا عالم اندر داخل ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی زلیخا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اور وہ اس انجان شخص کو نہیں جانتی تھی۔ کون تھا وہ، اور اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ ویسے سوال اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اس وقت یہاں انجان مرد کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اس نے اس پر سے نظریں ہٹا کر جلدی سے اپنا دوپٹہ بستر سے اٹھا کر سر پر لیا تھا، جو بیڈ
बेड पर पड़ा अपनी नाकदरी को रो रहा था। दुपट्टे से सर को ढांपने के बाद उससे अपने आधे चेहरे को उससे छुपा लिया था और आलम से डरते एक कदम दूर हुई थी। कौन हो तुम और मुझे ये कहाँ लेकर आ गए हो? उसने अपने आसपास देखते हुए सामने गुस्से से घूरते आलम से पूछा था। ये तो इसका घर नहीं था, ये तो कोई छोटी सी जगह थी। इससे बड़ा तो इनकी हवेली का बाथरूम था और ये छोटा सा कमरा जिसमें बस एक पलंग ही था जिसकी हालत भी काबिले रहम थी। उसके अलावा कमरे में और कोई चीज़ मौजूद ना थी। मैं कौन हूँ ये सवाल बेकार है। ये पूछो मैं तुम्हारे हसीन चेहरे और तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर सकता हूँ। जिस चेहरे को मुझसे छुपा रही हो इसका नक्शा बिगाड़ सकता हूँ मैं। यूं पल्लों पल्लू में यूं पलों में। वो चुटकी बजाते हुए उसके हवास गुम कर गया था। जुलेखा ने 2 कदम और पीछे लिए थे। देखो हमने कुछ नहीं किया, जाने दो हमें। वो हिम्मत करते हुए डरते डरते बोल रही थी, मबादा वो अपना कहा साची ना कर दे। उसके माथे पर खौफ से पसीना फूट निकला था। इस वक्त वो चालाक लोमड़ी से भीगी बिल्ली बनी हुई थी। मुकाबले शख्स की शख्सियत ही कुछ ऐसी रौबदार थी कि वो कुछ गलत बोलकर अपने लिए मसला पैदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने सोच लिया था यहाँ से रिहा होने के बाद वो इस शख्स की ऐसी जुर्रत पर 100 कोड़े तो उसे ज़रूर मारेगी। वो अभी उसके असल से वाकिफ ही कहाँ था, या ये कहा जाए कि जो भी जुलेखा सोच रही थी वो उसकी खाम ख्याली ही थी। वो नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन खड़ा है और वो क्या कुछ करने की ताकत रखता है। हया जब वो उससे इसकी ही गांव से यहाँ ला सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। अजीब जुनूनी इंसान था, इसलिए जुलेखा ने खामोश रहना ही बेहतर जाना था। देखो तुम मुझे गलत समझकर उठा लाए हो, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे छोड़ दो ठीक है, और जिसको उठाना है मुझे बता दो, मैं मदद कर दूंगी। जुलेखा ने उसे लालच देना चाहा था, लेकिन वो आकर खुद फंस गई थी। जो थोड़ी देर पहले बेकसूर जानकर इसके साथ रहम वाला बर्ताव करने वाला था, इसकी ये बात सुनकर उसका तो मीटर ही घूम गया था। मतलब खुद की आज़ादी के बदले वो किसी को भी फंसा देगी। तुम्हें पता है तुम सब लोग कितने खुद गर्ज हो? नहीं पता होगा। मैं तुम लोगों को तुम्हारी खुद गर्जी का अच्छे से सबक सिखाऊंगा। पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा क्या तलक है सरदार हवेली से? उसने कड़कदार आवाज में उससे सवाल किया था, और यही मौका जुलेखा को बेहतर लगा था उसे अपनी अहमियत बताकर डराने का। मैं शजर खान की होने वाली बीवी हूँ, उसकी खाला की बेटी। बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। वो जरा गर्दन अकड़ा कर बोली थी। सारा डर कहीं दूर जा सोया था। अब उसे यकीन था ये सब सुनते ही उसे ज़रूर घर छोड़ आएगा, लेकिन इसके बाद जो रद्द-ए-अमल आलम ने ज़ाहिर किया था उसे देखते जुलेखा को लगा वो किसी पागल के चंगल में फंस गई है। वाह आलमदीन, तूने क्या पत्ता फेंका है? सीधा शजर खान की मांग पर वार। बहुत मज़ा आने वाला है, और तुम अपना मुंह बंद रखना। अब मैंने खाना रख दिया है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बगैर कोई फ्लॉप प्लान बनाए खामोशी से खाना खा लेना, वरना ये भी नसीब नहीं होगा। उसने शॉपर की तरफ इशारा करते दरवाज़ा बाहर से लॉक किया और अपने नए मंसूबे पर अमल करने के लिए घर से निकल पड़ा था। शजर खान की दुखती रग अब उसके हाथ में थी। इससे पहले उस तक पहुंचता आलम अपने मंसूबे पर अमल करना चाहता था। अगली सुबह जब खुशी से भरपूर अंगड़ाई लेते शजर खान ने के बिस्तर पर हाथ फेरा तो उसे दूसरे वजूद वहां महसूस ना हुआ था। वो जल्दी से उठ बैठा था। नजर सामने गई जहां वो उसके ही कुर्ते में गीले बाल लिए सोफे पर बैठी अपनी नजरें झुकाए किसी गैर मरी नुक्ते को देख रही थी। उसे देखते यूं गुमान हो रहा था जैसे वहां पत्थर का कोई मुजस्मा पड़ा हो जिसमें जान नहीं है। शजर खान ने उसे छेड़ना मुनासिब ना समझा, इसीलिए पहले नहाने का प्लान बनाया। उसको तंग तो वो बाद में भी कर सकता था, तब तक शायद वो संभल जाती और रात जो कुछ हुआ उसे कबूल कर लेती। वो अलमारी से अपने कपड़े लेकर एक नज़र खजस्ता के मुरझाए चेहरे पर डालता बाथरूम में घुस चुका था। उसने सारे सवालों के जवाब पहले से ही सोच रखे थे। अब वो सवाल करती तो फौरन उसे जवाब मिल जाना था। वो अपनी होशियारी पर मुस्कुराता जल्दी से नहाकर बाहर निकला था। खजस्ता अभी तक उसी पोजीशन में बैठी हुई थी। अब उसकी खामोशी से शजर खान को बेचैनी और झुंझलाहट होने लगी थी। वो बोल क्यों नहीं रही थी? होने उसने अपने बाल बनाते बार बार उसे शीशे में से देखा था। अब वो उस सब से तंग आता उसके सर पर जा खड़ा हुआ था। कोई मर नहीं गया है जो शोक मना रही हो। ये जो कुछ भी हुआ है नॉर्मल सी बात है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और वैसे भी मैंने वो सब तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था, वरना अब तक मर चुकी होती तुम। वो एक ही सांस में बोलता उसे सफाई दे गया था जो उसने आज तक किसी को ना दी थी, लेकिन दूसरी तरफ तो जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा था। वो अभी भी खामोशी ही थी।
خاموشی تھی۔ شجر خان نے خود کو قابو کرتے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا کہ وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ تم مجھے پامال کر چکے ہو۔ ایک تھپڑ کے بدلے سارے گاؤں، میرے گھر والوں کی نظروں میں اور میری خود کی نظروں میں مجھے گرا چکے ہو۔ تمہیں پتہ ہے ساری غلطی میری ہے۔ میں سوچتی تھی لڑکیوں کو بہادر ہونا چاہیے، کوئی غلط نظر ڈالے اس کی آنکھیں نوچ لینی چاہیے، لیکن میں غلط تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، جب بھی کوئی غلط نظر ڈالے آپ کو اس سے معافی مانگ کر اپنی عزت نفس کو مار کر اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ ان کا انجام وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا۔ گاؤں والوں کی نظروں میں بہادر خجستہ اب آوارہ کہلائے گی۔ میرے ماں باپ کو سب بھگوڑی اور بدکردار بیٹی کے تانے دیں گے، آزادی دینے کے تانے دیں گے۔ بہت صحیح ہوا میرے ساتھ۔ یہ سب باتیں کرتے وہ کوئی دیوانی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی باتیں سنتے شجر خان کو اپنا آپ حقیر لگا تھا۔ وہ ایک لڑکی سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی تھی، لیکن یہ سب صرف چند پلوں کے لیے ہی تھا۔ جب اسے خجستہ کا تھپڑ یاد آیا تو اسے اپنا آپ صحیح لگا۔ خجستہ اٹھتے شیشے کے سامنے آئی تھی۔ اپنے گلے سے قمیض ہٹا کر اس نے وہاں پر موجود نشانوں پر انگلی پھیری تو اس کی سسکی لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ وہ یک ٹک خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پرفیوم اٹھائی تھی۔ شجر خان بڑے غور سے اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی گردن پر موجود نشان کو دیکھ کر وہ نظر چرا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے کہا تھا یہ سب اس نے اس کی جان بچانے کے لیے کیا تھا، اور اب یہ سب۔ اس ایک لمحے میں ہی خجستہ نے پرفیوم کی شیشی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے اپنی پوری قوت کے ساتھ شیشے پر دے مارا تھا، جس کے نتیجے میں شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ خجستہ نے جلدی سے ایک کانچ اٹھا کر اپنی کلائی پر رکھتے پھیرنا چاہا تھا جب بہت اچانک شجر خان اس کے قریب جاتے اس کے ہاتھ سے شیشہ جھٹک گیا تھا، جس کے نتیجے میں خجستہ کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا، لیکن شکر تھا کٹ زیادہ گہرا نہ تھا۔ چھوڑو مجھے آزاد ہونے دو۔ میری ہمت ختم ہو گئی ہے، مجھے جانا ہے۔ تم خوش ہو جاؤ، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، میں نہیں رہوں گی، سب کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ وہ قابو میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ شجر نے اسے بازو میں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے اس کے گال پر ایک تھپڑ دے مارا تھا۔ ایک دم سے وہ تھم گئی تھی۔ بال بکھرا حلیہ وہ کہیں سے بھی کل والی خجستہ نہیں لگ رہی تھی جو اپنے حق میں آواز اٹھا رہی تھی۔ یہ تو کوئی ٹوٹی بکھری سی معصوم چڑیا تھی جسے اپنا کچھ ہوش نہ تھا، جو سب سے خفا سی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس چپ۔ شجر اسے سینے سے لگائے پیار سے اس کی کمر تھپتھپا کر اسے خاموش کروا رہا تھا۔ اس نے کیا سوچا تھا اور آج صبح ہی کیا ہو گیا تھا؟ شجر خان نے غور کیا تو اس کا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ وہ جتنی خود کو ملامت کرتا کم تھا۔ وہ انجانے میں ایک کھلے ہوئے پھول کے مرجھانے کا باسط بن چکا تھا۔ خجستہ کی حالت اسے اندر ہی اندر تکلیف دے رہی تھی، لیکن بظاہر وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہ تھا۔ اسے لگتا تھا یہ سب جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی وجہ وہ خود ہے۔ وہ شجر خان کے گلے لگے ہی نیم بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ اب وہ باقی سب کچھ بھلا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس وقت شجر کی ہی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ شجر نے سب سے پہلے اس کے لیے کپڑوں کا بندوبست کیا تھا۔ اس کے بعد باہر آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی تھی، میرے کمرے میں سوپ بنا کر لے آؤ جلدی، اور خود ایک بار پھر وہ کمرے میں ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ مورے اس کی خجلت دیکھ کر حیران تھی۔ کل تک وہ رحم کھا کر شادی کرنے والا آج اس کی ذرا سی طبیعت خرابی پر اس کے لیے سوپ بنوا رہا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے خجستہ کو سوپ پلایا تھا اور دوائی دے کر دوبارہ سے سلا دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہ تھی، ورنہ ایک ہنگامہ برپا کر دیتی۔ اگر اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ قسمت کے پڑنے والے مسلسل تھپڑوں سے وہ ہار کر ٹوٹ گئی تھی۔ اسے کمرے میں آرام کرتا دیکھ شجر خود بھی باہر آیا تھا۔ دن گزر چکا تھا اور اب دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ خانم نے شجر کو دیکھتے ہی کڑکدار آواز میں اسے پکارا تھا، کل رات ایک لڑکی کی عزت کی پرواہ کرنے والے میرے پوتے نے اس شرط پر اس سے نکاح کیا تھا کہ وہ اس سے عائشیں تو دے گا پر اس کے حقوق نہیں، تو پھر اب میں یہ سب کیا سن رہی ہوں؟ خانم بھی میں آپ کو سب بتاتا ہوں، میری بات تو سنیں آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنی صفائی دینا چاہی تھی۔ بس چپ ایک دم، مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے، بس ایک سوال پوچھنا ہے کہ کل جو کچھ ہوا وہ سب کیا تھا؟ کل کے تمہارے بیان میں اور آج کی حرکت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شجر خان، ایک ہی رات میں اپنی زبان سے پھر گئے اور بیوی کے پلو سے لگ کر بیٹھ گئے ہو۔ تمہیں یہ تک معلوم ہے کہ تمہاری خالہ زاد اس وقت کہاں ہے، کس حال میں ہے؟
کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ زلیخا کہاں ہے؟ وہ حیرت سے خانم بی کو دیکھتے پوچھنے لگا تھا، اگر تم کمرے سے باہر آتے تو خبر ہوتی نا کہ گھر میں کیا طوفان اٹھ چکا ہے۔ کل تمہارے بابا اسد خان آ رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے زلیخا کو ڈھونڈ لو، ورنہ تم جانتے ہو اپنے باپ کے غصے کو۔ اور ہفتے بعد زلیخا کی ماں آ رہی ہے تمہاری، اس سے منگنی کرنے کے ساتھ ہی نکاح کروانے بھی۔ اب ذرا ہوش کے ناخن لو اور ڈھونڈو اپنی منگ کو۔ متنازعہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شیر خان، شجر خان نے دھاڑ نما آواز میں شیر خان کو بلایا تھا اور اس کی طرف لپکتے کھینچ کھینچ کر اسے 2 تھپڑ دے مارے تھے۔ تم کہاں مر گئے تھے جب زلیخا گھر سے غائب ہوئی؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے اور کسی کو بھی بتائے بغیر زلیخا کو تلاش کرو۔ اس نے اسے پرے دھکیل کر خود اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ اگر تو زلیخا یہ سب تم نے مخصوص مجھے تنگ کرنے کے لیے کیا ہے تو یاد رکھنا میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن زلیخا کا کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ شجر خان غصے میں ہر چیز تباہ کر رہا تھا۔ اس نے یہ بات پھیلنے نہیں دی تھی کہ زلیخا گھر سے غائب ہے، اور جمیلہ کو تو 2 دنوں کے لیے حویلی کے تہہ خانے میں ڈال دیا تھا، جو اپنی بے خبری کی وجہ سے زلیخا کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ وہ جھکے کندھوں کے ساتھ حویلی داخل ہوا تھا اور اب اسے خجستہ کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اسے اس کی غلطی کی وجہ سے معاف نہیں کر رہا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ شجر نے ایک بھی پل انتظار کیے بغیر جا کر اسے پیچھے سے ہی اپنے حارس میں لے لیا تھا۔ وہ اس اچانک آفات پر حیران سی رہ گئی تھی، اور جب سمجھ آئی تو اپنے کونی اس کے پیٹ میں مارتے اس سے دور ہوئی تھی۔ دور رہو مجھ سے گندے انسان، تمہارا اپنا غلیظ لفظ مجھ پر نہ استعمال کرنا۔ تم ایک بدتمیز اور انا پرست انسان ہو، دیکھ لینا تمہارا وہ حال ہوگا کہ ایڑیاں رگڑو گے، لیکن میں معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ وہ غصے سے نتھے پھلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ مڑتے ہوئے ڈریسنگ روم میں جانے لگی تھی جب شجر نے اسے بازو سے پکڑتے دیوار سے لگایا تھا۔ اس نے ایک ہی جست میں خجستہ کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس کی سانسوں پر حکمرانی جما لی تھی کہ وہ بے بس سی ہو گئی تھی۔ وہ جتنا شانت رہنا چاہتا تھا لیکن وہ رہنے نہ دیتی تھی۔ اس کی بات سنتے شجر کا میٹر ایک بار پھر سے گھوما تھا۔ وہ دن بھر کا تھکا اس وقت لوٹا تھا اور خجستہ کی کڑوی کسیلی باتیں سنتے اس کا غصہ ایک بار پھر سے دوب آیا تھا، اس لیے اب وہ اپنی پوری شدتیں اس پر لٹاتے اسے بے بس کر گیا تھا۔ وہ اس کی چہرے پر جا بجا اپنا لفظ بکھیر رہا تھا۔ خجستہ بے حال ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی شجر خان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا تھا۔ وہ اس کے قریب جاتے ہی بالکل اپنے ہوش گنوا بیٹھتا تھا۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ وہ اس کی قربت میں پوری طرح بہک چکا تھا۔ وہ خجستہ کو نڈھال دیکھ تھوڑی سی آزادی بخشتا اور پھر سے اس کی سانسوں پر اپنا تسلسل قائم کر لیتا۔ وہ پوری طرح ہر فکر سے آزاد اس کے وجود میں اترتا جا رہا تھا۔ اس پر خجستہ کی مزاحمت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایسے ہی اس کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور بستر پر آرام سے لٹا کر اس پر جنونی بن کر سایہ کر گیا تھا۔ شجر نے چند پلوں کی رہائی دیتے ہوئے اپنی قمیض کو وجود سے الگ کرتے بتی بجھائی تھی۔ خجستہ نے اسے دور ہوتے ہی اپنی سانسوں کو بحال کیا تھا، کیونکہ شجر نے اسے نڈھال ہی اتنا کر دیا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچتی یا سمجھتی جب وہ ایک بار پھر اس کے وجود پر قابض ہوتے اسے بے بس کر گیا تھا۔ اس سے جتنی ہو سکتی تھی وہ مزاحمت کر رہی تھی، لیکن وہ عجیب ڈھیٹ انسان تھا جسے رتی برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کیوں اس کو نہیں سمجھ رہا تھا، کیوں رفتہ رفتہ اس پر یوں زبردستی کر کے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بے بس ہے۔ تھک ہار کر وہ مزاحمت ترک کر چکی تھی، اب بس خاموشی سے بڑی پڑی اس کی شدتیں اور اس کی سرگوشیوں کو سن رہی تھی۔ کتنی ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بے پول ہوتے بیڈ شیٹ میں جذب ہو چکے تھے، لیکن مقابلے ان آنسوؤں کو بھی اپنے انداز میں چن رہا تھا۔ چاند بادلوں میں چھپا دور کھڑی قسمت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جو ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ عالم جب واپس آیا تو زلیخا اسے کہیں نظر نہ آئی۔ کھانا وہ کھا چکی تھی، کیو کے سامنے خالی شاپر پڑا ہوا تھا۔ ابھی اس نے آگے قدم بڑھایا ہی تھا جب اچانک سے کوئی اس کے سامنے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس پر وار کرتی عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹیل کی بالٹی تھی جو شاید اس نے عالم پر وار کرنے کے لیے باتھ روم سے اٹھائی تھی۔ اگر بر وقت عالم ہوشیاری سے اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیتا تو اب تک وہ بے وقوف اس کا سر پھاڑ چکی ہوتی، انجانے شہر میں خود کو ایک نئی مصیبت میں پھنسا چکی ہوتی۔ زلیخا اپنا منصوبہ فیل ہوتے دیکھ لٹھے کی ماں سفید چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی جو اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا۔ زلیخا نے اس سے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن عالم کی گرفت مضبوط تھی۔ عالم نے اس کے ہاتھ سے بالٹی لے کر دور اچھالی اور آنکھوں میں غصہ لیے بڑے ہرجانہ انداز میں اسے ایک طرف دھکا دے کر دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔
بہت اٹھا لیا میری خاموشی کا فائدہ، اب بغیر چوں چراں کیے جو جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر لو، ورنہ آئی تو بڑی حفاظت سے تھی یہاں، لیکن جاؤ گی بے آبرو ہو کر۔ امید ہے اچھے سے سمجھ گئی ہوگی تم۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ سمجھ گئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دیوار پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ جی 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 سمجھ گئی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ شجر سائیں کو فون کر کے پیسوں کی مانگ کرنی ہے تو آپ فون دیو، میں ان کو کہہ دیتی ہوں۔ آپ کی ساری باتوں پر عمل کیا جائے گا، بس مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس سے بولی تھی۔ تم لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ ایک وہ شجر خان اور ایک تم چھٹاک بھر کی لڑکی مجھے پیسوں کا لالچ دے رہی ہو۔ تم سے تو بعد میں حساب برابر کروں گا۔ ابھی اپنا چہرہ ڈھکو اور جلدی سے باہر آؤ، میرا ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح ہے۔ اس کی باتیں سن کر زلیخا کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ صبح وہ اٹھا تو وہ کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکی تھی۔ شجر خان شرٹ لیس سا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا اور اسے بطور دیکھ رہا تھا، جو کل ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی اور آج شیرنی بنی پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ رہی تھی۔ نہ جانے اس لڑکی کے اور کتنے رنگ تھے، لیکن وہ اسے ہر رنگ میں اپنی طرف راغب کرنے کو تیار رہتی تھی۔ وہ اس کا یہ شیرنی والا روپ دیکھ کر ایک بار پھر سے گھائل ہوا تھا۔ اس کا دل کیا زور سے اسے اپنی باہوں میں بھر لے۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے وہ آگے بڑھا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اسے ایک دم سے اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور اس کی گھنی زلفوں میں سانس لینے لگا تھا۔ اسے یہ خوشبو مدہوش کر رہی تھی۔ خجستہ جو کہ ابھی آخری واس پھینک کر توڑنے والی تھی، اچانک آفت پر کٹی ڈال کی طرح اس کی شرٹ لیس سینے کا حصہ بنی تھی۔ اس کے ہاتھ تو بے ساختہ شجر خان کے سینے پر لگے تھے۔ خود کو قابو کرتے خجستہ نے اپنا زور لگاتے اسے پرے کیا تھا۔ دور رہا کرو مجھ سے، بس بہت ہو گیا، مزید میں برداشت نہیں کروں گی۔ کیوں برداشت نہیں کرو گی؟ یاد رکھو میری بات، اب تمہیں ہی مجھے اپنے وجود پر جھیلنا ہے، اپنی آخری سانس تک۔ وہ اسے پیار سے کہتے آنکھ وانکھ کر گیا تھا۔ دفع ہو جو یہاں سے۔ 2 راتوں کی قربت سے اتنی محبت ہو گئی ہے مجھ سے کہ اس گھر کو اور کمرے کو اپنا مان کر مجھے ہی یہاں سے دفع ہونے کا کہہ رہی ہو۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا، جبکہ خجستہ کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ آخر یہ شخص سیریس کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ہر سوال کا الٹا جواب تیار رکھتا تھا وہ۔ میں 4 دیواری میں بند رہنے کی عادی نہیں ہوں، مجھے حویلی سے باہر جانا ہے۔ خبردار سوچنا بھی مت، اتنا بے غیرت نہیں ہوں اپنی بیوی کو یوں آوارہ گردی کرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ اسے خجستہ کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ اس کا دل تھا وہ ہر وقت یہی رہے اس کمرے میں۔ اس کی موجودگی سے وہ خوشبو اس کمرے سے آتی تھی، وہ اسے ہر پل محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں جاؤں گی باہر کسی بھی قیمت پر، یہ گھر چھوڑ کر بھاگ نہیں رہی، میں بس کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ اتنی تو زندگی تنگ کر چکے ہو، اب کیا چاہتے ہو؟ میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں؟ آخری بات میں اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، لیکن خود گھر آ کر، تب تک تم یہیں رہو گی، اپنے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ خجستہ کے مرنے کی بات سنتے وہ یکدم سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی بات کرتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر چلا گیا تھا۔ میری جوتی سنتی ہے تمہاری بات۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس وقت کوئی بھی اسے باہر نظر نہ آیا۔ باورچی خانے سے آوازیں آ رہی تھی، وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ خجستہ شجر خان کی ضد میں آ کر گاؤں کی طرف نکل آئی تھی۔ کچھ اسے اس حویلی اور اس کمرے سے وحشت ہو رہی تھی۔ شجر خان نے کل ہی اسے منع کیا تھا کہ آج کے بعد اگر تم گاؤں میں مجھے ملی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ پھر وہ خجستہ ہی کیا جو اس کی بات مان لے۔ اس کے بارہا منع کرنے پر بھی وہ حویلی ٹک کر نہیں بیٹھی تھی۔ شجر خان کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ حویلی سے نکلی اور نہر کی طرف چل دی تھی۔ کل والی بات وہ بھولی نہیں تھی، مگر اس نے چھوڑا بھی نہیں تھا شجر خان کو۔ ابھی وہ نہر کی طرف جاتی اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب کوئی تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کر پیچھے ہوتی، آنے والے نے تیزی سے اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیا تھا اور اسے کھینچتا ہوا قریب درخت کی اوڑ میں لے آیا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد گاؤں میں گھومتی ہوئی نہ دکھو مجھے، میری بات پلے نہیں پڑی تمہارے؟ شجر خان ڈیری کی طرف جا رہا تھا جب شیر خان نے اشارے سے اسے اس کے بارے میں بتایا تو اسے یوں منہ اٹھائے نہر کی طرف جاتا دیکھ کر اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی غصے سے۔ شیر خان کو جانے کا بولتا وہ غصے سے بھرا اس کی طرف بڑھا تھا، اسے ایک ہی جھٹکے سے درخت کے ساتھ لگاتے وہ سرخ چہرے سے گھبرایا تھا۔ لگتا ہے کل رات کے بعد تمہارا دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہے جو میری کسی بات پر ری ایکٹ نہیں کر رہی۔ اسے چپ اپنی طرف دیکھتے پا کر شجر خان اس کی نینوں کے پیالوں میں دیکھتا مخمور لہجے میں بولا تو خجستہ نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا تھا۔ غصے سے اس کا پور جل اٹھا تھا۔ جب سے وہ اس کی ملکیت میں آئی تھی تب سے شجر اس پر خود سے زیادہ نظر
रखे हुए था, जो कि ज़ाहिर सी बात है नामुमकिन सा था, मगर फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। उफ़! अब लगी हो मेरी जंगली बिल्ली, वरना मैं तो डर ही गया था कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। उसके लबों और गुस्से से लाल चेहरे को गहरी नज़रों से तकते शजर खान ने अपने निचले होंठों का कोना दांतों में दबाकर अपनी आमद आने वाली मुस्कुराहट का गला घोंटा था। ये सिर्फ उसकी खामोशी पर चोट थी। शजर अच्छी तरह जान गया था अगर वो मुस्कुरा देता तो वो गुस्से से चीखने लग जाती, जो वो नहीं चाहता था। वो इसलिए कि उसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। हूँ खान साहब, प्यार और तुमसे जाओ काम करो अपना, तुमसे प्यार तो मेरी जूती भी ना करे, मैं खुद तो बहुत दूर की बात हूँ। शजर खान की कुर्बत उसे घबराहट में मुबतला कर रही थी, मगर फिर भी वो बड़ी मुश्किल से अपनी कपकपाहट पर काबू पाकर गुस्से से बोली थी, चलो देखते हैं मुझसे मोहब्बत तुम करती हो कि तुम्हारी जूती। खजस्ता की बात ने शजर को गुस्सा दिलाया तो वह दांत पीस कर बोला था, छोड़ो मुझे घटिया इंसान। वो अपना पूरा जोर लगाकर उसकी गिरफ्त से आज़ाद हुई और उसे कहर बरसाती आंखों से घूरती आगे बढ़ने को थी, जब शजर ने उसे बालों से पकड़कर वापस अपने नज़दीक किया। पहली बार उस खान का नाम लिया है, दाद तो वसूल करती जाओ बेगम। शजर को इसका खान साहब कहना अजीब सी सरशारी में मुतबा कर गया था। इससे पहले कि खजस्ता उसकी बात समझती, शजर ने झट उसके आधे खुले गुलाबी लबों को अपने कब्जे में लिया था। आहिस्ता आहिस्ता वो उसे अपने साथ भेजता जा रहा था। खजस्ता उसकी शिद्दतों पर कपार उठी थी। वो जितना एहतजाज करती वो उतना ही उससे बेबस करता जा रहा था। शजर खान को इस लड़की से ना तो मोहब्बत थी और ना ही किसी किस्म का लगाव, मगर फिर भी जाने उसमें कौन सी जदोई कशिश थी जो वो नफरत के बावजूद भी उसे अपना जनून बनाता जा रहा था। वो जैसी ही बेदम हुई होती उसकी बाहों में बिखरी, शजर ने जल्दी से उसके लबों को आज़ाद किया था। जंगल का वीराना और ऊपर से इस दोनों की धुनी की मान चलती सांसें माहौल को बोझल सा तासर दे गई थी। शजर खान खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पाया, आखिर क्यों वो इसकी कुर्बत में खुद को बहकने से रोक नहीं पाता था। वैसे तो हर बात का जवाब मुंह फाड़ कर देती हो बेगम, मगर मेरी कुर्बत में भीगी बिल्ली बन जाती हो। शज्जर ने गहरे गहरे सांस भरती खजस्ता के कान में सरगोशी की, जिस पर वो उसे खूनखार नजरों से देखती इससे दूर हुई। मगर शज्जर ने फिर से उसके कांपते वजूद को अपनी बाहों में भरा और डेरे की तरफ चल दिया। खजस्ता को पहले ही चक्कर आ रहे थे, ऊपर से उसने उसे और परेशान कर दिया था, मगर दिल ही दिल में वो सोच चुकी थी कि उसे ऐसा मजा चखाएगी कि ये भी क्या याद रखेगा कि इससे पाला पड़ा है उसका। तुम समझते क्या हो खुद को? शक्ल देखी है अपनी? मैं क्यों करूं तुमसे निकाह? मैं शजर साई से निकाह करूंगी, वो मेरे काबिल है, तुम नहीं। मुझे जाने दो यहाँ से, जो चाहे दे दूंगी, लेकिन मैं हरगिज नहीं करूंगी। ये बात याद रखना, जुलेखा शजर खान से मोहब्बत करती है और हमेशा उसी की ही रहेगी। आलम ने उसकी बात सुनते हाँ में सर हिलाया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसके सर से चादर उछाल कर दूर फेंकी थी। ठीक है, फिर मैं तो निकाह करना चाहता था ताकि शजर खान को अपनी मांगों पर कायल करके तुम्हें आज़ाद कर दूं, लेकिन ये भी सही है, जब उसकी कज़न बहन उजड़ी हालत में कचरे के ढेर पर पड़ी मिलेगी तो वो क्या कोई मर्द तुम्हें नहीं अपनाएगा? आलम की बातें सुनते जुलेखा की रूह कांप उठी थी। वो आंखों में डर लिए चिल्लाकर बिस्तर के एक तरफ गई थी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, यूं मुझे पामाल ना करो, वो रोते हुए बोली थी। उसे दुपट्टे के बगैर यूं हाथ जोड़ते देख आलम का दिल किया था जमीन फटे और वो इसमें समा जाए, लेकिन ये सब भी जरूरी था। वो ढीठ लड़की प्यार से हरगिज ना मानती। तो करोगी अभी और इसी वक्त मुझसे निकाह? यकदम आलम की संजीदा गरजदार आवाज गूंजी थी, जिसे सुनते जुलेखा को अपनी रूह फना होती नजर आई थी। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती, नहीं, मैंने जो पूछा है हाँ या ना। वो उसकी बात उचक गया था। जुलेखा खामोश ही रही थी और क्या कहती। आलम को गुस्सा आने लगा था, इस ढीठ लड़की पर कितनी जिद्दी थी। वो अभी भी हामी नहीं भर रही थी, जिसकी वजह से उसे और सख्ती करनी पड़ रही थी। अब तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकली तो गला घोंट दूंगा। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते उसे वाहिद बिस्तर पर पटक कर उसकी गर्दन में झुक गया था। उसका वो अंगारा नुमा लम्स महसूस करते जुलेखा की जान जा रही थी। हाँ, मैं राजी हूँ, छोड़ दो मुझे। वो मज़ामत करते हचकिचाई, लेकिन बोली थी। आलम उसी वक्त उससे दूर हुआ था और दुपट्टा उसके मुंह पर मारता कमरे से बाहर चला गया था। पीछे वो हिचकियों से रो दी थी। क्यों हटा है मेरे साथ ये, क्यों हुआ है मेरे साथ ये सब? आखिर क्यों? बाप के प्यार के लिए तरसती रही, जब वो घर आया तो जिंदा नहीं तो मर के उसकी मीयत थी। मेरी माँ को लोगों की परवाह है। अगर मैं शजर खान से शादी करके एक महफूज छत और उसकी मोहब्बत चाहती थी तो क्या गलत थी मैं? क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? क्यों
وہ सिसकियाँ लेते हुए अपने रब से शिकवा कना थी और ये सब सच ही तो था। उसका बाप एक आवारा मर्द था, दूसरी शादी कोठे पर कर रखी थी, अपनी बीवी को तलाक देकर फारिग कर चुका था। ये भी ना सोचा कि उसकी औलाद का क्या होगा। उसकी अपनी माँ को वो मनहूस लगती थी। उसका बस सोचना था शज्जर खान से शादी के बाद इनके कदम यहाँ पक्के हो जाएंगे। इन्हीं चक्करों में वो अपनी छोटी सी बेटी के दिमाग में शज्जर खान की मोहब्बत का बीज बो चुकी थी। लेकिन हुआ क्या था, वो उसका नसीब नहीं था, वरना वो अपनी मांग को छोड़कर किसी और को ना अपनाता। इस लड़की से शादी करने के बाद सवाल तो जुलेखा की ज़ात पर भी तो उठे थे। किसी को फिक्र थी, इसकी नहीं थी। अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला था। वो उसे अपनी बाहों में भरे डेरे पर ले आया था। अंदर कमरे में ले जाते उसने उसे बेसाख्ता बिस्तर पर फेंका। बहुत शौक है ना मेरी बात ना मानने का, रुको ज़रा अभी बताता हूँ। वो अपने मुंह पर हाथ फेरता उसे डरा गया था और पीछे मुड़ते अपनी मुस्कुराहट को लबों में कुचलकर उसने दरवाज़ा बंद किया और एकदम से खजस्ता पर अपनी ग्रिप मजबूत करता गया। खजस्ता ने सांस लेने के लिए मुँह दूसरी तरफ किया तो किसी को खिड़की से झांकते पाया। वो एक झटके से शज्जर खान को धक्का देती उठ बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीना नमूदार हो चुका था, जबकि उसकी इस धुतकार से शज्जर खान का दिमाग खौल उठा था। वो खजस्ता की एक भी सुने बगैर उसकी तरफ बढ़ा था। उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कैद करते उसे तकलीफ से दो चार कर गया था। वो उसकी गर्दन पर झुककर अपने नुकीले दांत वहां गाड़ गया था। थोड़ी देर बाद उसका सर उठाते वो बहुत नरमी से उसके कान में सरगोशी में बोला था, हिम्मत कैसी हुई तुम्हें मुझे यूं झटकने की। उसने उसके बालों को एक झटका देते चिल्लाकर कहा था। जब खजस्ता ने खुली हुई खिड़की की तरफ बेबसी से देखा था, ना चाहते हुए भी उसकी आंसू आंखों से बह निकले थे। शज्जर ने जब खिड़की को यूं खुला देखा तो उसे सारा मामला समझ आ चुका था, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। वो एक बार फिर खजस्ता को खुद से बदगुमान कर चुका था, जबकि अब वो ये नहीं चाहता था। अब वो चाहता था कि वो उसका इंतज़ार करे, उसकी हालत को समझे, गुर्बत की कीमती लम्हात में वो उसका बराबर का साथ दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वजह वो खुद था, इसका गुस्सा था। वो एक बार फिर झुका था और अपने दिए जख्म पर मरहम करने लगा था। खजस्ता ने उसे एक धक्का दिया था और बगैर उस पर एक नज़र डाले वहां से भागी थी। शज्जर खान भी इसके पीछे ही बाहर निकला था ताकि उसे बाहिफाजत हवेली छोड़ सके। एक तरफ उसे जुलेखा का कुछ पता नहीं चल रहा था और दूसरी तरफ जिसके वजूद में सुकून तलाश करता था उसे ही तकलीफ से दो चार कर बैठता था। अजीब जुनूनी शख्स था वो। उसे घर छोड़कर वो एक ज़रूरी काम का कहते घर से निकल गया था। खजस्ता ने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। उसका अभी तक घर की खवातीन से टकराव नहीं हुआ था और शायद आज शाम ये टकराव होने वाला था। वह कमरे में बैठी शज्जर खान से बदला लेने के बारे में सोच रही थी जब उसके जहन में एक तकरीब आई थी जिस पर अमल करने का सामान वो चुपके से खुद ही ले आई थी। आओ आओ घटिया इंसान, आज तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। बड़ा शौक चढ़ा है हुआ है मुझसे चिपकने का। आज सारा ना उतारा तो मेरा नाम भी खजस्ता नहीं। खजस्ता खिड़की में खड़ी लॉन को देख रही थी जब शज्जर की आवाज़ पर गुस्से से कुछ सोचती पीछे हटी थी। शज्जर के अंदर आने से पहले वो भागती हुई वॉशरूम में दाखिल हुई थी। अपने दुपट्टे में छुपाए शॉपर में से सफ़ेद रंग का पाउडर निकाला और इधर उधर कुछ तलाशा। पास उसे बड़ी सी बाल्टी पड़ी नजर आई। उसने वो सारा मवाद उसमें उलट दिया। आज पता चलेगा तुम्हें खजस्ता जहाँ क्या चीज़ है। उसने बाल्टी नल के नीचे रखी और उसे खोलकर फुल भर दिया। इस दौरान वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उसका हाथ पानी को ना लगे। इस काम से फ्री होकर उसने ऊपर का कनेक्शन बंद किया ताकि शावर से पानी ना आए। अपने काम से मुतमिन होकर खजस्ता बेड पर बैठी, फिर कुछ सोचकर लेट कर कंबल से खुद को ढांप लिया। शज्जर खुशगवार मूड में गुनगुनाता कमरे में दाखिल हुआ था। खजस्ता को बेड पर लेटे देख उसके लबों पर दिलफरेब ने सी मुस्कुराहट ने डेरा जमाया था। वो चंद कदम चलता उससे कुछ फासले पर खड़ा उसके खूबसूरत चेहरे को देखता मदहोश सा हुआ था। उसी की बात माननी पड़ी थी कि ये लड़की उस भिड़े हुए शेर की तमाम तर शिद्दत खुद में समोने की ताकत रखती है। शज्जर खान ने झुककर अपने लब उसके माथे पर रखे और अपने कंधे से अजरक उतार कर साइड पर रखी और कमीज के बटन ओपन करता वाशरूम की तरफ बढ़ गया था। सीटी पर कोई शौक धुन गुनगुनाता वो भूल गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। शज्जर ने जैसे ही वाशरूम का दरवाज़ा बंद किया खजस्ता उठकर बैठ गई थी। उसका मुतवक्का रद्द-ए-अमल सोचकर खजस्ता को अपने कलेजे में ठंड पड़ती हुई महसूस हुई थी। इतने दिनों का सारा गुस्सा आज ठंडा होता नजर आ रहा था उसे। 1 2 3 4 5 पानी की गिरने की आवाज़ पर वो परजोश होकर काउंटिंग करती इसकी चीखों का इंतज़ार करने लगी थी। मगर ये क्या, 5 मिनट 10 मिनट, फिर मगर उसकी तो कोई आवाज़ ही नहीं निकली। उसने मुस्तरब होते हाथ
مسئلہ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے پر اسے جی بھر کر غصہ آ رہا تھا۔ زرینہ زرینہ! ٹھیک 20 منٹ بعد شجر خان کی دھاڑ پر اس کے مرجھائے چہرے پر خوبصورت مسکان پھیلی تھی۔ اپنے پلان کی کامیابی پر وہ ہولے سے یاہو یس پر پرجوش انداز میں کہتی بھاگ کر واپس خود پر کمبل ڈالے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں شجر غصے سے زرینہ اور کریم کو آواز دینا واش روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کا سارا جسم سرخ انار بنا ہوا تھا۔ وہ ٹاول سے اپنا جسم رگڑتا جلدی سے کمرے میں آیا تھا۔ جی جی سرکار۔ کریم جیسے ہی کمرے میں آیا شجر کا اپنا خوبصورت جسم کھجانے میں مصروف تھا۔ کچھ کھجلی اور کچھ غصے نے اسے لال کر ڈالا تھا۔ میرے واش روم میں کون گیا تھا؟ ان دونوں کو دیکھ وہ غصے سے گھرایا تھا۔ ہمیں تو نہیں پتا سرکار، میں تو آج لان میں ہی کام کرتا رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں زرینہ سے۔ وہ غصے میں کھولتا اندر گیا اور کپڑے تبدیل کرتے ہوئے ایک نظر سوئی ہوئی خجستہ پر ڈال کر باہر چلا گیا۔ زلیخا سے نکاح کرنے کے بعد عالم نے سب کو رخصت کرتے کمرے کا رخ کیا تھا جہاں اس کی تھوڑی دیر پہلے کی منقوہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر مسکرانے پر مجبور کرتے کچھ تصویریں بطور ثبوت بنائی تھیں، لیکن اس دوران وہ جو اتنے کافی تھکا ہوا سا تھا، اپنے کو زلیخا کے درمیان جائز رشتے کو سوچتے اور اس کے اتنے قریب بیٹھنے سے وہ اس کی خوشبو میں پوری طرح جگڑ چکا تھا۔ اس نے اپنا دماغ جھٹک کر اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ بہت مشکل سے وہ خود کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ خبردار اگر تم نے کسی کو یہ سامنے میرا نام لیا تو، ورنہ تم جانتی نہیں ہو تمہارے اس خوبصورت چہرے کو میں کیسے پلوں میں بگاڑ سکتا ہوں۔ ایک بار پھر اسے پرانی دھمکی دیتے ڈرا گیا تھا۔ زلیخا کے پانی سے بھرے نین کٹوروں میں دیکھتے ایک بار پھر بہک گیا تھا۔ عالم نے اس کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈالتے ہارس تنگ کیا تھا جس کی وجہ سے زلیخا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہاں اسے ایک خمار سا نظر آیا تھا۔ زلیخا اس سے پہلے کوئی مزاحمت کرتی عالم نے اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے کر اس کی جان مشکل میں ڈال دی تھی۔ وہ اسے لے کر ایسے ہی بستر پر دراز ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان سے پردے چھٹتے جا رہے تھے۔ یہ سب بس ایک لمحے کا کام تھا۔ اس ایک لمحے میں عالم بہک کر جو قدم اٹھا لیا تھا اب وہ ساری زندگی پچھتانے والا تھا۔ زلیخا کسی بے بس چڑیا کی طرح اس کی گرفت میں پڑپڑا رہی تھی جو اسے بولنے کا موقع تک نہیں دے رہا تھا۔ عالم اس وقت جس دماغی بے سکونی سے گزر رہا تھا اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے بس اپنی سوچوں سے آزادی چاہیے تھی جو اسے کچھ پل کے لیے مل چکی تھی۔ زلیخا اب مزاحمت بند کر چکی تھی۔ وہ جتنا رو چکی تھی اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی، گویا اب کھولے گی تو خود سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ عالم ساری رات اس پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ پرسکون ہوتا سویا تھا اور شاید یہ اس کی زندگی کی آخری پرسکون نیند تھی جو وہ لے رہا تھا۔ دوسری طرف خجستہ اپنے ٹوٹے وجود کو بغیر جنس دیے یوں ہی پڑی ہوئی تھی۔ جلد اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی۔ دوسری طرف زلیخا اپنے ٹوٹے وجود کو بغیر جنس دیے یوں ہی پڑی ہوئی تھی۔ جلد اس کی آنکھیں بند ہوئی تھی جن کے بعد ہونے سے پہلے اس نے دعا کی تھی کہ اس کی آنکھیں کبھی نہ کھلیں۔ مریم خانم حویلی آ چکی تھی اور آتی ہی جب ان کو ان کی بیٹی کی گمشدگی کا پتہ چلا تو انہوں نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس دوران شجر خان نے بڑی مشکل سے ان کو قابو کیا تھا۔ اسد خان تو اپنی بیٹی کی حرکت سے سخت خفا تھے۔ ان کا ماننا تھا اس نے ایک کم ذات سے شادی کر کے ان کی ناک کٹوا دی ہے۔ شجر خان، ہم تمہارے سہارے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئے تھے اور تم نے کیا کیا؟ ہاں، اس کی حفاظت تمہارے ذمہ تھی۔ تم یہاں خود نکاح کر کے بیوی کے پلو سے لگ کر بیٹھ گئے ہو۔ کہا ہے وہ بس ذات لے کر آؤ اسے ہمارے سامنے جس نے ہماری بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، میں اسے قتل کر دوں گی۔ امریز خانم تو غصے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ امریز خانم تو کتنے سالوں سے یہی سوچتی آئی تھی کہ اپنی بیٹی زلیخا کی شادی وہ شجر خان سے کر کے اس گھر پر حکومت کرے گی، اور ایک لڑکی نے آ کر ان کا سارا کھیل برباد کر دیا تھا۔ وہ بشکنے والی تو اسے ہرگز نہیں تھی، اسی لیے اپنی چیل سی نظریں دوڑا کر وہ اسے تلاش کر رہی تھی۔ آپ سب لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ہاں، کر لیا میں نے نکاح، تو کیا ہوا ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے نا؟ اب آپ سب میری جان چھوڑ دیں، میں کسی کو بھی جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس گاؤں کا سردار میں ہوں، تو کوئی مجھ سے سوال جواب نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ شجر نے ایک منٹ میں امریز خانم کی بولتی بند کی تھی۔ شجر نے ایک نظر باپ کے بند کمرے کو دیکھا تھا جو اس سے خفا تھے۔ وہ ان کو بعد میں آرام سے منانے کا سوچتے اور زلیخا کی کھوج میں نکل پڑا تھا۔ امریز خانم نے ملازمہ سے پوچھ کر اپنا رخ خجستہ کے کمرے کی طرف کیا تھا۔ وہ اسے اچھا سبق سکھانا چاہتی تھی۔ وہ جو اس وقت نہا کر باہر نکلی تھی، کسی موٹی خاتون کو کمرے میں آتا دیکھ بیزاری سے سجائے
बेजारी सजाए बोली थी, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं खाना है, अगर खाना हुआ तो बुलवा लूंगी। अपनी रूह में वो उसे मुलाजमा समझकर डपट चुकी थी। ये सब सुनते तो अंग्रेज खानम की तन बदन में आग लग गई थी। वो तनफन करती खजस्ता के पास पहुंची थी और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसके हसीन चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ चुकी थी। उसके बालों को मुट्ठी में लेते वो गुर्राई थी, तेरी हिम्मत कैसी हुई बज़ात मुझे मुलाजमा कहने की? तू हमारे मुलाजिम से भी कई गुजरी है, तेरी औकात इतनी भी नहीं कि मैं तुझे मुलाजमा रखूं, और तू मेरी बेटी के हक पर डाका डालकर बैठी हुई है। वो गुस्से से बोलती उसके बालों पर गिरफ्त और मजबूत कर रही थी। खजस्ता ने बड़ी मुश्किल से खुद को आज़ाद करवाया और रख कर एक थप्पड़ अंग्रेज खानम के चेहरे पर दे दिया। वो तो हक्का धक्का सी रह गई थी। पल में ही ये क्या हो गया था? अपनी हद में रहे, मुझे शौक नहीं आप जैसे जानवरों के बीच रहने का। अपने भांजे को कहें दे तलाक, मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन गलती से भी दोबारा हाथ उठाने की गलती ना करना मुझ पर, वरना वो हाल करूंगी कि याद रखेंगी। बाहर से कदमों की आवाज़ सुनते खजस्ता जल्दी से इनके पैरों में बैठ गई और अंग्रेज खानम के हाथ अपने बालों पर रख दिए। मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे छोड़ दे, ये सब छज्जर खान ने किया है। वो झूठ बोल रहा है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उसने धमका धमका कर मुझसे निकाह किया है। जब मैंने सबको सच्चाई बताई तो उसने सबके सामने दोबारा निकाह कर लिया। झूठा है वो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। शोर की आवाज़ सुनकर आए असद खान, सबा खानम भी और आर्मीना मोरे अपनी जगह दंग रह गए थे। इसीलिए शजर उसे कमरे से निकलने से मना करता था ताकि किसी को इसके सच का पता ना चल सके। लेकिन खजस्ता ने सबको सच्चाई बता दी थी। उसे उम्मीद थी कि अब वो इसका ऐसे रिहाई हासिल कर लेगी। वो दिल ही दिल में खुश थी। मोरे ने आगे बढ़कर अमरीज खानम से खजस्ता के बाल आज़ाद करवाए थे और उसे बेड पर बिठाकर पानी पिलाया था। बाकी सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। अमरीज खानम का गुस्से से बुरा हाल था, लेकिन उनको एक तरफ से तो सुकून मिला था कि इसका मतलब था कि वो इस लड़की को यहाँ से निकाल सकती है, क्योंकि वो तो खुद भी तो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। अब बस इनको जल्द से जल्द अपनी बेटी का इंतज़ार था। हो सकता आती ही वो शजर खान से उसकी शादी करवाने वाली थी और इस लड़की को तलाक दिलाकर यहाँ से रुखसत करने वाली थी। लेकिन इस लड़की को थप्पड़ की सज़ा तो देनी थी, लेकिन सही वक्त पर। अगली सुबह जब आलम की आंख खुली तो रात में मिली राहत और वक्ती सुकून अब जाता रहा था। वो खजस्ता से मोहब्बत करने का दावा करने वाला अपनी जिंदगी में ना सिर्फ किसी और को शामिल कर चुका था, बल्कि उसको इसका हक भी दे चुका था। उसने तो ये सब बस एक ड्रामा करने के लिए किया था, ताकि उसके पास सबूत हो और वो खजस्ता को हासिल कर सके। लेकिन वो बस एक लम्हे की कैद में आते अनजाने कैसे बहक गया था। उसने एक नज़र बिस्तर पर देखा तो जुलेखा को बेसुध पाया। आलम ने परेशानी के आलम में उसे छू कर देखा तो वो बुखार में फनक रही थी। उसका वजूद लाल अंगारा हुआ पड़ा था। वो जल्दी से उठा और उसकी हालत दुरुस्त करते उसे अस्पताल ले गया। वहाँ से उसे ड्रिप वगैरह लगवा कर जब वो वापस आया तो समझ ना आया अब क्या करे। वो एक नई मुसीबत में फंस चुका था। उसने जुलेखा को घर छोड़ने का फैसला करते उसके बेहोश वजूद को बाहों में भरा और गांव की तरफ निकल पड़ा। उसने बहुत खामोशी से हर जगह देखभाल कर जुलेखा के नाजुक वजूद को के गिर्द चादर अच्छी तरह से उड़ाकर उसे नहर के पास लिटाकर वहां से दोबारा शहर चला गया। अब उसका पूरे महीने तक गांव जाने का कोई इरादा नहीं था, जब तक ये बात ना ठंडी हो जाती। वो बुजदिली वाला काम कर चुका था, वो जानता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते उस वक्त सही फैसला लिया था ऐसा उसे लगा था। लेकिन उसका ये गलत कदम जुलेखा की ज़िंदगी में क्या तूफान लाने वाला था उसका उसे अंदाज़ा भी ना था। उसने तो सोचा था बाद में जाकर तलाक दे देगा, खजस्ता से शादी कर लेगा और अपने घर वालों की इज्जत के लिए शजर खान इसकी हर बात मानेगा। शजर खान जब घर से निकला था उसी वक्त उसके खास मुलाजिम ने उसे जुलेखा के बारे में बताया तो वो जल्दी से वहां पहुंचा था। जुलेखा की हालत वक्त काबिल रहम थी। शजर खान का तो खून खौल उठा था और वो चिल्लाते हुए बोला था, किसने किया है ये? किसकी इतनी जुर्रत हुई? उसने हमारे घर की इज्जत को यूं बेमोल किया है। उसका गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार जुलेखा का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था और इस वक्त वो उसके सामने जिंदा लाश की मांद पड़ी हुई थी। शजर खान ने उसको फौरन ही अपनी गाड़ी में डाला था और उसे लेकर घर गया था। साथ ही शबीर शेर खान को डॉक्टर लाने का कहा था और सख्ती से ताकीद की थी कि इस बात का गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शेर खान हाँ में सर हिलाता वहां से गायब हुआ था। शजर खान ने
शजर ने घर लाते ही उसे कमरे में पहुंचाया था और इतनी देर में डॉक्टर भी आ चुकी थी, जिसने सबको बाहर जाने का कहते जुलेखा का इलाज शुरू किया था। आधे घंटे बाद वो बाहर आई थी और बोली थी, किसी ने इसकी आबरू रेजी की है, जिसकी वजह से जहनी दबाव का चलते ये अभी तक बेहोश है। अगर 24 घंटे तक इनको होश ना आया तो कुछ भी कहना मुश्किल है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, आप लोग बस दुआ करें और अगर इनको अस्पताल मुंतकिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो इनको दवाई की पर्ची पकड़ाकर एक क़यामत इन पर गिरा कर जा चुकी थी। अंग्रेज खानम की तो जान ही निकल चुकी थी। इनको इस सब की उम्मीद ना थी, वो बस इंतजार में थी जुलेखा को होश आता और वो थप्पड़ों से इसका चेहरा सुर्ख कर देती, जिसने इनके सारे मंसूबे ही फेल कर दिए थे। लेकिन इन्हें अब भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। वो रोते हुए अपना सीना पीटने लगी और कहने लगी, हाय मैं बर्बाद हो गई, मेरी तो इज्जत खाक में मिल गई, मेरी बेटी मर जाएगी, अगर उसको होश आ गया तो सबको क्या मुंह दिखाऊंगी। उसको मार दो शजर खान, मार दो उसको, उसकी हिफाजत तो तुम नहीं कर सके लेकिन उसको मार तो सकते हो ना, मार दो। अब कौन करेगा इससे शादी, ये है ही मनूस पैदा हुई, इसका बाप छोड़कर चला गया और उसने भी मेरे सर में खाक डलवा दी। वो रोते सीना पीटते जा रही थी। शजर खान तो गुस्से और गम से पागल हो रहा था। आखिर किस में आ गई इतनी हिम्मत, किसने कर दिया ये सब इसके साथ, कौन था वो। लेकिन जो भी था शजर खान उसे बख्शने वाला नहीं था। मोड़े और खानम भी जुलेखे के सराने बैठी हुई थी। असद खान चलते अंदर आए थे और शजर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले थे, इसको अस्पताल ले जाओ लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो, बेहतर यही है ये अस्पताल में रहे, सबको कहलवा देना इसकी माँ उसे लेकर गई है। अंग्रेज खानम आप जाओ साथ, इसके वहाँ पर रहने का बंदोबस्त मैं करवा देता हूँ, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, ये मामला ठंडा हो तो सोचते हैं आगे क्या करना है। खजस्ता ने जुलेखा की हालत देखी थी, उसे बेसाख्ता खौफ आया था और वो खुद को इसकी जगह पर तसव्वुर करने लगी थी, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ था। शजर खान जबान से चाहे जो भी कहता, लेकिन इसके लफ्ज में नरमी होती थी, जैसे वो इसकी मन चाही हो। शायद ये सब खानम ही भी और मोरे की तरबियत ही थी कि वो कुछ गलत ना कर पाया था, बस जबान से नश्तर चलाकर उसका दिल जरूर जख्मी करता था, लेकिन ऐसा रवैया उसने कभी ना रखा था उसके साथ। इन कुछ दिनों में उसने ये महसूस किया था, अब तो वो उसे तंज भी ना करता था। शजर खान ने अपना मुंह मोड़ा तो खजस्ता को वहां खड़े पाया। वो उसकी आंखों में देखते नजरें चुरा गया था। उसे अपना आप भी इस दरिंदे से काम ना लगा जिसने जुलेखा का ये हाल किया था। उसने भी तो अना की जंग में आकर एक लड़की से ही बदला लेने के लिए ये सब किया था, लेकिन उसने चाहने के बावजूद भी कुछ गलत ना किया था। वो गलत कर ही ना पाया था। कब उसे इस बदले में किए गए निकाह में मौजूद इस लड़की से मोहब्बत हुई से खबर ना हुई थी। पता नहीं ये मोहब्बत थी या क्या था, लेकिन अब वो उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो चाहता था वो हमेशा उसके पास रहे, उसके करीब, ताकि जब उसका दिल करे वो उसके सांसों को अपने कब्जे में लेकर उसे बेहाल कर दे, और जब उसकी सांसों की डोरी टूटने लगे तो उसे अपनी ही सांसों से एक नई जिंदगी बख्श दे। शज्जर ने अपने बाप के कहे पर अमल किया था और उनको शहर मुंतकिल कर चुका था। इस काम में उसे 3 दिन लग चुके थे। जुलेखा जैसे खुद जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, वो होश में आना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अब तक ज़ेरे इलाज थी। डॉक्टर्स का कहना था कि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते, उनको कोई जहनी अजियत दी गई है जिसे बर्दाश्त ना करते वो जीने की उम्मीद छोड़ चुकी है। अब उसे महीने में होश आता है या साल में, कुछ नहीं कह सकते। ये सब सुनकर अंग्रेज खानम का तो खून ही खौल उठा था। वो जो भी करना चाहती थी वैसा कुछ ना हो पा रहा था। ऊपर से जुलेखा अलग बिस्तर पर लग कर पड़ी हुई थी अकेले में। वो कई बार उसे धमकी लगाकर उसे उठने का कहा था लेकिन कोई फायदा ना हुआ था। वो जिंदा लाश ही बन चुकी थी। अगर वो मर भी जाती तो किसी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। आलम ने जो कर दिया था उसके बाद उसे एक पल के लिए भी सुकून की नींद मुयस्सर नहीं हुई थी। वो इस्तराब में घिरा दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर न देखा था, ना ही दोबारा गांव का चक्कर लगाया था। उस वक्त वो खजस्ता को भी फरमोश कर चुका था। उसे सुकून चाहिए था जिसके लिए उसने अपनी माँ को भी यहीं पर बुलवा लिया था। उस अपनी जमीन वो किसी के हवाले कर आया था किराए पर, ताकि वहां से भी किराया आता रहे, और खुद शहर में उसने नौकरी शुरू कर ली थी। वो पढ़ा लिखा तो था लेकिन इतनी ज्यादा तालीम ना थी, इसलिए किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। रोज रात जब वो सोने के लिए बिस्तर पर लेटता तो उसे बिस्तर पर कांटे से चुभते थे। किसी की आहों और सिसकियों ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होता था जो वो कर चुका था। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे जब उसे जुलेखा के साथ वो सब हुआ था। शजर खान ज्यादातर
تر ڈیرے پر ہی پایا جاتا تھا۔ اس نے دوبارہ سے وہی پرانی روٹین شروع کر لی تھی۔ مورے خجستہ کے پاس 2-3 بار آ چکی تھی اور اسے سمجھا چکی تھی تمہارا شوہر ہے، اب اسے اپنی طرف راغب کرو، یوں اس کا گھر سے باہر رہنا صحیح نہیں۔ لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ کیوں اس شخص کی پرواہ کرے، اس نے آخر آج تک اسے بے عزت کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی شجر خان نے اس کی ماں کی کافی مدد کی ہے اور اس کی بہن کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہ تھی۔ جوئے میں ہارے جانے کے بعد لوگوں نے خجستہ کے والد کو بہت مارا تھا اور اس کے 2 دن بعد اس کی لاش جوئے کے اڈے کی پچھلی سائڈ سے برآمد ہوئی تھی۔ شجر خود خجستہ کو اس کے گھر لے کر گیا تھا۔ اس نے الگ سے اس کی ماں کو سب بتا کر اس سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن خجستہ سخت دلی کا مظاہرہ کرتے خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد خجستہ کی ماں نے بھی اسے کافی سمجھایا تھا کہ اب وہ شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر پر دھیان دے اور باقی سب بھول جائے، ورنہ یہ سب ناسوز اسے ہی ڈسیں گے، وہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ ان سب کے جواب میں وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں انسان ہوں اور میں غلطی پر نہیں تھی۔ اس شخص کو معافی نہیں، سزا ملنی چاہیے اور ضرور ملے گی، کوئی اور دے یا نہ دے، لیکن میں اسے سزا ضرور دوں گی۔ یہاں آ کر اس کی ساری باتیں ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے دل کی حالت سے بے خبر، اپنی انا کو اور اپنی عزت نفس کو پہلے رکھ رہی تھی اور وہ کہیں پر غلط بھی نہ تھی۔ لیکن ماؤں کا کام تو بچوں کو نصیحت کرنا ہوتا ہے۔ سب اسے نصیحت کر رہے تھے، صرف خاموش تھی تو خانم بھی۔ وہ بس خاموشی سے خجستہ کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے خجستہ کے سارے کپڑے ہٹوا کر اس کے لیے اپنا قبائلی لباس منگوایا تھا اور سارے ہی جوڑے بہت بھاری بھاری تھے جو آج وہ ضبطاً کیے بڑی مشکل سے سنبھال رہی تھی، کیونکہ خانم بھی کا کہا وہ ٹال نہیں سکتی تھی۔ اسے اچھا لگا تھا شجر خان کو کوئی تو قابو کر سکتا تھا اور وہ خانم بھی تھی، جبکہ وہ تو کہتی تھی خجستہ تم بھی اسے قابو کر سکتی ہو۔ ان کی بات پر وہ مخصوص مسکرا پڑتی۔ خانم آپ کا یہ غنی قابو ہونے والی چیز نہیں، ان کو بس قابو کرنا آتا ہے۔ آنکھیں مجھے ایسے دکھاتے ہیں جیسے کھا جائیں گے، تمیز تو ہے نہیں ان میں، آپ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے۔ ویسے آپ کو ان کے کان کے نیچے 2 لگانی چاہیے۔ بس کرو لڑکی، یہ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ انہوں نے اسے ڈپٹا تھا۔ خجستہ نے منہ بسوڑا تھا۔ آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اسے ڈانٹے جو ڈانٹ کے لائق ہے۔ جو اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ خانم اسے اشارے کر رہی تھی کہ پیچھے شجر خان کھڑا اس کی ساری گوہر افشانیاں سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ اپنی داڑھی پر رکھے وہ بڑے آرام سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرصت سے خجستہ کو نہار رہا تھا، جو اس عرصے میں خانم بھی کو اپنا اسیر کر چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کے قریب بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ شجر خان نے منہ پر انگلی رکھتے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ ویسے آپ کا آئیڈیا میں بہت اچھا دے رہی ہوں، ایک دن اس کے آپ اپنے غنی کے کان کھینچ ہی لیں۔ سچ کہہ رہی ہوں، میرا دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میں جا رہی ہوں، وضو کرنے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ خانم بھی نے جلدی سے باتھ روم کا رخ کیا تھا، نماز کا وقت بھی ہونے والا تھا اور اگر وہ زیادہ دیر بیٹھی رہتی تو خجستہ کی زبان کو بریک نہیں لگنے والا تھا، اسی لیے انہوں نے ہی جانے میں عافیت جانی تھی۔ خانم بھی کے جاتی ہی شجر نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ پتہ نہیں ان سب لوگوں کو کیوں ڈر لگتا ہے اس شجر خان کے بچے سے، ہوں آیا بڑا نخریلا شیر بنا پھرتا ہے، کبھی فرصت ملی ہے اسے ہر وقت تو اس کا ہاتھ اپنی داڑھی اور مونچھوں پر ہوتا ہے، کسی دن سو رہا ہوگا میں کاٹ دوں گی اس کی مونچھیں ہی۔ وہ بولتے بولتے اچانک سے تھمی تھی، کیونکہ شجر خان نے آتے ہی اس کی گردن کے پچھلی سائڈ پر انگلی پھیری تھی۔ وہ اسے اس طرح کے لباس میں دیکھتے ایک بار پھر اس کا اسیر ہو چکا تھا، جو ان کپڑوں میں گول مٹول سی پٹھانی لگ رہی تھی۔ خجستہ اپنی سانس تک روک چکی تھی۔ شجر خان کی انگلی اس کی گردن پر سفر کر رہی تھی۔ خجستہ جلدی سے وہاں سے اٹھی تھی۔ مورے مجھے بلا رہی ہیں، میں کیا ہو گیا ہے؟ مورے کو پتہ ہے میں اس طرف آیا ہوں۔ اب وہ کچھ نہیں کہیں گی، ان کو پتہ ہے میاں بیوی کو اکیلے میں وقت گزارنا چاہیے۔ شجر نے اسے کہتے ایک نظر پیچھے بند باتھ روم کو دیکھا تھا اور خود کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ خجستہ کی تو جان میں جان آئی تھی، لیکن اصل جان تب نکلی جب شجر خان باہر
इधर उधर देखते, उसकी तरफ आते, उसे अपने कंधे पर डालते कमरे से निकल पड़ा था। उसे पता था इतने आराम से वो मानने वाली नहीं थी, जरूर कोई बहाना बना लेती, इसीलिए वो उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ा। लेकिन बुरा हुआ किस्मत का, क्योंकि उसी वक्त मोरे कमरे से बाहर निकली थी और शजर को यूं खजस्ता को अपने कंधे पर देखते वो कपड़ा मुंह में दबा गई थी। खजस्ता ने शर्म और शर्मिंदगी से शजर खान को एक मुक्का पेट में दे मारा था और उसकी गर्दन को अपने नाखूनों से जख्मी कर चुकी थी। मोरी, ये हाथ पाँव बहुत चलाती है, बस इसका इलाज करने जा रहा हूँ। जरूर बाबा ने भी अपनी जवानी में ऐसे ही किया होगा, तभी मियाँ भी इनका तरीका अपना रहा हूँ। सोच रहा हूँ इनको एक पोता पोती दे दूँ, इनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। वो आंख वोंक करते खजस्ता को लिए कमरे में दाखिल हुआ हो गया था। पीछे अरमीना मोरे शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। अभी वो पीछे पलटती ही थी कि असद खान को वहां पाकर थम गई थी। वैसे मेरा शजर गिया अपने बाप पर ही है, बस मैंने सीना तान कर सबकी मौजूदगी में तुम्हें अपने नाम किया था, और वो बेगैरत, उसको समझा दो ये बेहूदगी कमरे तक महदूद करे, लोगों को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। हम भी तुम्हारे हुस्न से आज तक घायल हैं, लेकिन ऐसा बेहूदगी कभी नहीं किया। उसका उसका तो बात करना ही फजूल है। खर का बच्चा, तुम जाओ, जरा ताकत वाला दूध का गिलास लेकर कमरे में आओ। अरमीना मोरे जल्दी से इनके लिए दूध का गिलास लेने चल पड़ी थी, क्योंकि अभी तो इनके शौहर का मूड खुशगवार था, लेकिन कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं था। कमरे में लाते ही शजर ने उसे दरवाजे के साथ पिन किया था और उसके माथे पर प्यार किया था। खजस्ता अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन मज़ाहमत हुर्स बरकरार थी। क्या कह रही थी खानम बी को, मुझे काबू में करे, लेकिन मैं तो तुम्हारी इन जुल्फों के जाल में कब से घायल हो चुका हूँ। उसने खजस्ता के सर पर टके दुपट्टे को हटाकर उसकी गर्दन पे चेहरा छुपाते गहरी सांस भरी थी। वो बिन पिए ही मदहोश हो रहा था। उसके बालों में उठती भीनी भीनी खुशबू उसके हवासों पर सवार हो चुकी थी। उसने अपनी दाढ़ी उसके गाल पर रगड़ी थी। गजस्ता का सांस धुनकी की तरह चल रहा था। वो पागल होने को थी, यूं लग रहा था दिल पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। शजर खान ने उसकी मजामत करते दोनों हाथों को अपने एक हाथ में काबू करते ऊपर दीवार से लगा दिया था। उसने अपना चेहरा ऊपर करते खजस्ता को देखा था, जो आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस ले रही थी। शजर ने उसकी आंखों पर फूंक मारी थी। खजस्ता ने एकदम से आंखों वाक की थी। शजर को आज इन आंखों में अपने लिए नफरत नजर नहीं आई थी, ना ही वहां कोई बेजारी थी। वहां पर तो बस इसकी कुर्बत का खुमार था। खजस्ता ने जल्दी से नजरें झुका दी थी एक बार, फिर वो जल्दी से मजामत करते खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी, जो कि बेकार थी। मैं शर्त पर तुम्हें छोड़ सकता हूँ, शजर खान ने उसे ऑफर दी थी। और वो क्या शर्त है? खजस्ता ने हैरानगी से आंखों में सबोए कहा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस कर गले लगाओ, ठीक वैसी जैसे अब मैं लगा कर बताने वाला हूँ, लेकिन याद रहे इसका दौरानिया 1 मिनट हो, वरना मैं वही करूँगा जो करने पर मुझे तुम मजबूर कर रही हो। उसने निगाहें उठाकर उसे वार्न किया और समझने का मौका दिए बगैर उसे गले से लगा लिया था। शज्जर को अपनी रूह तक में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। खजस्ता उसके दिल की धड़कन साफ महसूस कर सकती थी।